अभी हम फाइनली लाइव है और आज का सेशन छोटा सा सेशन हमारा रहेगा जहाँ पर हम इंडस 115 के आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, आपको वॉइस वगैरह सब कुछ परफेक्टली आ रही है, ये मुझे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात बता देता हूँ, इंडस 115 का हमने अराउंड 6.5 आवर्स का एक रिवीजन वीडियो हमने डाला हुआ है ऑलरेडी। वहाँ पर सारे कंसेप्ट अच्छे से कराए गए हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एसएम के क्वेश्चंस हैं, एसएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे भी वहाँ पर करवाए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर करवाए। हमने ये सेशन में हम क्या करेंगे, जो आरटीपी एमटीपी के कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, निवान वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है 115 के, वो सारे क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ एक और इलस्ट्रेशन 56 भी है जिसमें बच्चे को दिक्कत रहती है। इलस्ट्रेशन 56 मुझे याद है, तो इलस्ट्रेशन 56 भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट में वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो 115 का आपने, जिसने भी वो 6.5 घंटे का रिवीजन वीडियो देखा है, उसके बाद ये वाली करने पर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके कवरेज है, क्योंकि 115 से हमें पता है, 115 से क्वेश्चन तो आते हैं, ये हमें पता है। और शॉर्ट शॉर्ट आएंगे, 12 मार्क्स मिनिमम शॉर्ट शॉर्ट आएगा, 16 मार्क्स का भी हमारा पूछा जा सकता है इंडस 115 से। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और इसी वजह से मैंने सोचा कि ये छोटा सा एक सेशन रखते हैं और इस छोटे से सेशन में हम क्या करेंगे, 115 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 26 ऑफ अक्टूबर को हम मैराथन रिवीजन रखेंगे, जहाँ पर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 115, 116, 103, 110, 102, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 101 है ना, और कंसोलिडेशन के जितने इंडेक्स है वो सभी हम वहाँ पर मैराथन में तो रिवाइज करेंगे। चलिए, तो अभी आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और चलिए जल्दी से फटाफट आ जाइए, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हमारा 5 डेज प्लान एफआर का और एसएफएम का 3 डेज प्लान, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो अभी मैं सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक भी मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है आपको, और इसके जो नोट्स है क्वेश्चन के साथ, ये भी मैं लास्ट में आखिर में शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप स्क्रीन को देखते रहिए, मैं ये लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो अगर आप नहीं करके जाओगे तो आपसे नहीं होने वाला, लेकिन अगर कर लिया भी और एग्जाम में बाई चांस पूछने का बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, तो आप कर लोगे अभी तो ही एग्जाम में आप कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, केके लिमिटेड रन से डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्ड्स 10 पॉइंट्स फॉर एवरी ₹500 परचेज विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय द कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग। यानी जैसे हम जाते हैं ना पेंटालून्स वगैरह में भी, तो आप देखना हम परचेसेस करते हैं या फिर कोई भी ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं हम परचेस करते हैं, तो वो हमें पॉइंट्स रिवार्ड करते हैं और वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स को बाद में हम यूज करके ना हमें डिस्काउंट मिल जाता है हम फर्दर परचेज करने पर, जितना पॉइंट्स एक्यूमुलेट होता है। तो वैसे यहाँ पर कि 500 रुपीज का परचेज करने पर आपका 10 पॉइंट्स एक्यूमुलेट होगा। साथ में लिखा हुआ है कि ये जो अनयूटिलाइज पॉइंट्स है ये 2 साल में एक्सपायर भी हो जाएगा अगर 2 साल तक यूज नहीं किया, और हर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0.50। तो मेरी बात सुनो आप, आपको 500 रुपीज के परचेज में 10 पॉइंट्स मिलेगा और एक पॉइंट की वैल्यू है 0.5। तो आप बताइए 10 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी हुई, 5 रुपीज हुई, है ना। तो 10 पॉइंट्स की वैल्यू 5 रुपीज हुई, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 0.5 है। तो मतलब 500 रुपीज का परचेज करने पर फ्यूचर में आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इससे मुझे क्या पता चला कि 500 का परचेज पे 5 रुपीज फ्यूचर में मुझे मिलेगा डिस्काउंट। यानी 1%, 5/500 इंटू 100 कितना होता है, 1%। यानी कहने का मतलब मुझे 1% डिस्काउंट मिलेगा, ये मैंने साफ यहाँ पर पता कर लिया। अदरवाइज एग्जाम के लिए अगर आप प्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो, पॉइंट्स अवार्ड कितना किया, 10 पॉइंट्स अवार्ड किया गया फॉर एवरी ₹500 परचेज। एक पॉइंट की वैल्यू 0.5 है, तो 1% तो मैंने निकाला ही है। और यहां पर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एंटिटी ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यहां पर एंटिटी ने क्या किया, अवार्ड किया 100 लाख पॉइंट्स एंटिटी ने अवार्ड किया। चलो ये बात की बात है, हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला, हाउ शुड द, ऊपर का पॉइंट हमें नहीं पढ़ना, एक बार यहाँ तक की बात हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पहला पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो अगर 10 लाख रुपीज पार्टिकुलर डे में अगर 10 लाख रुपीज का सेल होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या रिकॉग्निशन कैसे करें। तो आप मेरी बात सुनो, अगर 10 लाख रुपीज का एंटिटी सेल करेगी तो यहाँ पर पॉइंट्स कितना देगी, पहले ये देख लो।
हमने तो ऐसे निकाल ही लिया कि 1% डिस्काउंट मिल रहा है कहीं ना कहीं, तो 10 लाख का 1% कितना होगा, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट फ्यूचर में मिलने वाला, डायरेक्टली पता चलेगा 10 लाख का 1%। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि 500 रुपीज में अगर 10 पॉइंट्स मिलेगा तो हमें पता है, तो ऐसे करने पर हमारा 10 लाख रुपीज में कितना पॉइंट्स मिलेगा ये हम निकाल लेंगे, इंटू 0.50 कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना अवार्ड किया जाएगा 10 लाख रुपीस में, 510 डिवाइड बाय 500 मैंने कर दिया है ना, तो 20,000 पॉइंट्स होगा और 0.50 ईच पॉइंट करके 10,000 रुपीज आएगा। पर इससे भी ज्यादा शॉर्टकट तो है कि 1% मैंने सीधा ले लिया, तो आपका 10 लाख का 1% यानी 10,000 रुपीज का डिस्काउंट होगा। अब मुद्दा क्या, देखो मुद्दा ये है यहाँ पर कि हम आज 10 लाख रुपीज का गुड्स बेचेंगे तो हमें आज कंसिडरेशन कितना मिलेगा, हमें आज 10 लाख रुपीज का कंसिडरेशन मिलेगा। तो आज हमें 10 लाख रुपीज का कंसिडरेशन मिल रहा है, उसके बदले आज मैं आपको गुड्स दे रहा हूं 10 लाख रुपीज का, और फ्यूचर में मैं आपको 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। तो देखा जाए तो मैं दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, जो आज मैं आपसे 10 लाख रुपीज ले रहा हूं। आज तो आज एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 10 लाख रुपीज का गुड्स आज दे दूंगा, और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई होगा, जब भी फ्यूचर में आप परचेज करोगे 10,000 रुपीज मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, फ्यूचर का 10,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, कंसीडरेशन मुझे 10 लाख रुपीस मिल रहा है एक दिन का, जिसमें आज मैं गुड्स सेल कर रहा हूं 10 लाख रुपीस का इस कंसीडरेशन में, और फ्यूचर में भी 10,000 रुपीस का डिस्काउंट दूंगा, मतलब फ्यूचर में भी मैं सेल करूंगा। तो दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आज सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका रेवेन्यू आज दिखा देंगे, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फ्यूचर में सेटिस्फाई होगा तो फ्यूचर में रेवेन्यू दिखाया जाएगा एक्रूअल बेसिस में, जब पीओ सेटिस्फाई होता है तभी हम रेवेन्यू दिखाते हैं। तो आप यहां पर देखिए 10 लाख रुपीस जो हमारा है, ये जो 10 लाख रुपीस हमारा है, हम इसको क्या करें, हम इसको बाइफरकेट करेंगे 10 लाख रुपीस में, और 10,000 रुपीस में हम बाइफरकेट करेंगे इसको। कैसे, हम बोलेंगे टोटल 10 लाख 10,000 रुपीस का गुड्स दिया जाएगा, जिसके बदले में 10 लाख रुपीस मिलेगा। तो 10 लाख इंटू हम क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 10,000 इधर कर देंगे, और इधर आपका 10,000 डिवाइड बाय 10 लाख 10,000 कर देंगे। मतलब टोटल जो 10 लाख 10,000 हो रहा है ना, तो हमने रेशियो में बांट दिया, एक तरफ 10 लाख का रेशियो, एक तरफ 10,000 का रेशियो, टोटल 10 लाख 10,000 दोनों साइड में। तो इससे मुझे पता चला कि मैंने 10 लाख को क्या किया, स्टैंड अलोन दोनों का जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उस स्टैंड अलोन प्राइस में मैंने एलोकेट कर दिया। तो मुझे पता चला कि इसके लिए ये जो 10 लाख रुपीस का मैं गुड्स आज दे रहा हूं इसके लिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है, और फ्यूचर में जो 10,000 रुपीस का गुड्स दे रहा हूं इसके लिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है। तो आप बताइए, अगर मुझे आज पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस बैंक में पैसे आ गए, तो क्या मैं पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस का बैंक में जो पैसा आया उसको मैं क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूं? नहीं, मैं इतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, क्योंकि इतना ही मैंने पीओ सेटिस्फाई किया, ये मैं रेवेन्यू दिखा नहीं सकता। तो ये मैं क्या करूंगा, ये मैं आज लाइबिलिटी दिखाऊंगा, मैं मानूंगा मुझे एडवांस में पैसे मिल गए, जिसका पीओ मुझे फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुझे फ्यूचर में सेटिस्फाई करना है। तो जब फ्यूचर में कस्टमर ये ले लेगा क्लेम, है ना, डिस्काउंट ले लेगा, तब मैं ये रेवेन्यू दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है, देखिए पॉइंट नंबर एक ही, बैंक में मुझे पैसे मिले 10 लाख रुपीस, बट मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा कितना, इतनी का रेवेन्यू दिखाऊंगा प्रोपोर्शनेटली, है ना, और बाकी का बचा हुआ ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाऊंगा, डेट इज लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, मैं इतने का दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर ए मेरा खत्म होता है। पॉइंट नंबर ए में एक सिंगल पार्टिकुलर डे की बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर बी में पूरे साल भर का बता दे रहे कि पूरे साल भर में 5,000 लाख रुपीस का सेल्स होगा। तो आप मुझे बताइए, पूरे साल भर में अगर 5,000 लाख रुपीस का सेल्स होगा तो उसमें फ्यूचर में डिस्काउंट कितना होगा? मैंने तो 1% निकाल ही रखा हुआ है, सिंपल, आप भी वैसे निकाल लेना। तो 5,000 लाख का 1% कितना आएगा, यानी 50 लाख रुपीस फ्यूचर में डिस्काउंट मिलेगा। यानी हम अगर 5,000 लाख रुपीस आज कंसीडरेशन ले रहे, तो आज तो हम गुड्स दे रहे 5,000 लाख रुपीस का, फ्यूचर में भी जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे, फ्यूचर में भी हम क्या करेंगे, 50 लाख रुपीस का हम गुड्स देने वाले फ्यूचर में भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे 5,000 लाख रुपीस को 5,000 और 50 लाख में एलोकेट करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहां पर क्या देखिए, 5,000 लाख रुपीस है जिसमें आज इतना पैसा मिल रहा है, आज मैं 5,000 लाख रुपीस गुड्स सेल कर रहा हूं, और फ्यूचर में मैं 50 लाख रुपीस का गुड्स दूंगा फ्री में, जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए उसके बदले। तो मैंने इसी दोनों के रेशियो में मैंने 5,000 लाख रुपीस को एलोकेट कर दिया। तो देखिए 5,000 लाख 5,000 लाख इधर एलोकेट हुआ, 5,000 डिवाइड बाय 5,050, इधर 50 डिवाइड बाय 5,050। तो मुझे पता चला इतना का तो रेवेन्यू में आज दिखा सकता हूं। बाकी ये जो है, जब 50 लाख रुपीस यानी ये जब अवेल करेगा कस्टमर, है ना, फ्यूचर का सेल जब अवेल करेगा, फ्यूचर का डिस्काउंट अवेल करेगा, तब मैं ये रेवेन्यू दिखा सकता हूं। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बेसिकली बैंक में पैसे आएंगे 5,000 लाख रुपीस, टू मैं दिखाऊंगा रेवेन्यू इतने का,
है ना, और बाकी ये मैं दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए पॉइंट नंबर बी में, बैंक में पैसा आया 5000 लाख रुपीस, मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा इतने का, और बाकी का मैं रेवेन्यू आज नहीं दिखाऊंगा, बाकी का जो जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे जब वो क्लेम करेंगे फ्यूचर में, तब मैं बाकी का रेवेन्यू दिखाऊंगा। तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी हमारा एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, एकदम अच्छे से हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या बोला इन्होंने, देखो आगे इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 2019-20, 2019-20 का अकाउंटिंग पीरियड में एंटिटी ने अवार्ड किया 1 लाख पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर्स। पूरा 2019-20 में 1 लाख पॉइंट्स कस्टमर्स को अवार्ड किया गया है, जिसमें से जिसमें से अगर आप देखोगे 18,000 पॉइंट्स अभी तक डिस्काउंट नहीं हुए 2019-20 में। मतलब इस ईयर में हमने पॉइंट्स अवार्ड किया था टोटल 5,000 लाख रुपीस में, जितना पॉइंट्स हमने अवार्ड किया था उस हिसाब से यहां पर क्या हुआ, आप निकाल भी सकते हो। 500 में अगर 10 पॉइंट्स दिया जा रहा है तो आप देख लो 5,000 लैक्स में कितना दिया जाएगा, इतना ही पॉइंट्स दिया जाएगा, 100 लाख आप निकाल सकते हो। अगर 500 रुपीस में 10 पॉइंट्स दिया जा रहा है तो 5,000 लाख रुपीस के सेल में इतना पॉइंट्स दिया जाएगा, और इतना पॉइंट्स उन्होंने दिया। लेकिन इसमें से बोला 18,000 पॉइंट्स अभी तक डिस्काउंट नहीं हुए, मतलब 82,000 पॉइंट्स डिस्काउंट हो गए करंट ईयर में, क्योंकि 2019-20 का सेल है और 2019-20 में अवार्ड किया पॉइंट्स, और 2019-20 में 18,000 ही बचा हुआ है अनडिस्काउंटेड, मतलब 82,000 तो 19-20 में डिस्काउंट हो गया। तो बताइए 82,000 जो प्रोपोर्शनेटली जितना इस साल में हमने पॉइंट्स दिया, इसी साल ही उसका यूटिलाइज हो गया, तो उसका तो रेवेन्यू इसी साल दिखा दिया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, 18,000 पॉइंट्स जो करंट ईयर में अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, ये बोल रहे एंटिटी मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 80% ही जो है वो फ्यूचर में क्लेम किया जाएगा। यानी आउट ऑफ 18,000 का 80% कितना हो रहा है, यानी 14,40,000 ही फ्यूचर में क्लेम किया जाएगा। तो मैंने क्या समझा, देखो सिंपल सी बात, 82 लाख का तो पॉइंट्स का क्लेम करंट ईयर में हो गया, और फ्यूचर में जो 18 लाख का पॉइंट्स बचता है उतना क्लेम ही नहीं होगा, 14,40,000 पॉइंट से क्लेम होगा। तो मैं अब क्या करूंगा पता है, मैं ये कहूंगा, मैंने ये जो टेबल एकदम इजी वे में कराने के लिए मैंने बना रखा है, आप इस तरीके से वर्किंग दिखाओगे आपको नंबर भी मिलेंगे, लास्ट में जनरल बता देना। तो आप बोलोगे देखिए 4950495 आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनाया था, किस बात का, जो डिस्काउंट पॉइंट है ना, जो आपका रिवार्ड पॉइंट है उसका आपने इतना बनाया, ये तो रेवेन्यू दिखा दिया, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाया था। बट इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 82,000 पॉइंट्स तो आज ही क्लेम हो चुका है, फ्यूचर में 18 लाख पॉइंट्स क्लेम नहीं होगा, फ्यूचर में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14,40,000 पॉइंट्स ही क्लेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे, इसको बांट देंगे किस रेशियो में, 82 लाख में और 14,40,000 में। अब बोलोगे सर टोटल तो 1 लाख पॉइंट्स था, तो ये तो टोटल 1 लाख हुई, 100 लाख पॉइंट्स था, टोटल तो 100 लाख हो ही नहीं रहा। यस, हम एक्सपेक्टेशन में पूरा एंट्री करते, सारा का सारा खेल तो हमारा एक्सपेक्टेशन में होता है, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये तो हमने क्लेम दे दिया, और फ्यूचर में 18 लाख नहीं देंगे, इतना ही देंगे। तो हम क्या करेंगे, 82 लाख और 14,40,000 के रेशियो में मैंने बांट दिया ये 4950 को। तो पता चला आपका 82 लाख पॉइंट्स का तो इतना वैल्यू बन रहा है, और 14,40,000 पॉइंट्स का इतना वैल्यू बन रहा है। तो ये तो जबकि करंट ईयर में क्लेम हो ही चुका है, तो ये तो रेवेन्यू आज हम दिखाई देंगे, बचा हुआ ये रेवेन्यू आज हम नहीं दिखाएंगे, बचा हुआ हम फ्यूचर में दिखाएंगे। तो आप देखिए ये वाला अमाउंट तो आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1920 करंट ईयर में, वही मैंने किया। तो मैंने जो कहा था ना लायबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी जो इतना मैंने रखा हुआ था, इसमें से मैं कहूंगा 4211,002 तो मैं रेवेन्यू में इसी पीरियड में दिखा दूंगा। तो लायबिलिटी को मैंने रिवर्स किया और रेवेन्यू दिखा दिया, इतने का मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। और हम डेफर कितना करेंगे, इतना डेफर करेंगे। तो देखा जाए तो 5,000 लाख रुपीस में हमने करंट पीरियड में ये भी रेवेन्यू दिखा दिया, इसमें जो बचा हुआ इसमें से ये भी रेवेन्यू दिखा दिया, बस इतना ही हम डेफर कर रहे, बस इतना ही हम डेफर कर रहे को 14,40,000 जो पॉइंट्स हमें लगता है फ्यूचर में क्लेम होगा, उसका हम इतना ही डेफर कर, बस बात खत्म। तो यही पॉइंट नंबर सी में पूछा गया है कि आप बताइए 2019-20 जो कि करंट ईयर है, करंट ईयर में जबकि हम एस्टिमेट करें कि 80% ही फ्यूचर में रिडीम होंगे, 18 लाख का 80%, वही हमने लिया था, बोला कि कितना डेफर होगा रेवेन्यू, पॉइंट नंबर सी में पूछ रहे, हम बता देंगे 739,493 हम डेफर करेंगे। तो पॉइंट नंबर सी का आंसर एक लाइन में खत्म होता है, रेवेन्यू टू बी डेफर्ड इन 2019-20 कितना आएगा 739,493, और उतने का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपका क्रिएट किया हुआ भी है, क्योंकि आपने इतने का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी किया क्रिएट, जिसमें से इतना आपने रिवर्स किया, बचा हुआ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट किया हुआ भी है।
तो पॉइंट नंबर ए बी सी मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि पॉइंट नंबर 1 2 3 आपका एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर डी में क्या बोला, नेक्स्ट ईयर देखो 2020-21 ये नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 60% पॉइंट्स तो डिस्काउंट हो गए, बैलेंस 40% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स जो है वो स्टिल रिमेन है आउटस्टैंडिंग। यानी नेक्स्ट ईयर जो हमारे टोटल पॉइंट्स थे उसमें से 60% तो हमारे क्या हो गए, क्लेम हो गए, बैलेंस 40% हमारे आउटस्टैंडिंग है। How much of the deferred revenue should the merchant recognize in the year 2020-21 and what will be the amount of balance deferred revenue? अब यहां पर मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहता हूं, ये लाइन आप देखिए। मैनेजमेंट ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 80% जो है ना वही टोटल डिस्काउंट होगा फ्यूचर में, 80% ही फ्यूचर में डिस्काउंट होगा। उसमें से बोला ये 2 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल में डिस्काउंट करा सकते कस्टमर के पास, 2 साल का टाइम पीरियड है। उसमें से इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर ही 60 to 70% क्लेम हो जाएगा। मान लो अगर नेक्स्ट ईयर 60% क्लेम हो जाएगा तो उसके अगले साल बचा हुआ 20% क्लेम हो जाएगा। टोटल 80% क्लेम होगा, 100 तो होगा ही नहीं। उसमें से मान लो 60% फर्स्ट ईयर में क्लेम हो गया तो रिमेनिंग 20% नेक्स्ट ईयर में हमारा क्लेम हो जाएगा। तो वही इन्होंने बोला कि 60% हमारा जो है वो क्लेम कर लिया। बैलेंस देखा जाए तो 40% हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, हम तो टोटल 80% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बैलेंस उस हिसाब से 20% ही बचेगा हमारा। तो अब हमें पॉइंट नंबर डी के लिए नेक्स्ट ईयर का भी हमें क्या हिसाब करना पड़ेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए हम फिर से एकदम, जब भी एस्टिमेशन में चेंज होता है तो हम ओवरऑल देखते हैं, जैसा सैलरी बेस्ड पेमेंट में भी हम करते हैं, हर साल नया से एस्टीमेट बनाते हैं। तो आप देखिए, आप बोलोगे 4950,495 का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी था, एकदम टोटल में देखो ग्रॉस बेसिस में इतने का आपका था। इसमें से आप बताओ 82 लाख का तो पॉइंट्स क्लेम उसी पीरियड में हो गया था जिस पीरियड में पॉइंट्स इशू किया गया था, और करंट पीरियड नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में और जो 18 लाख बचा हुआ था ना, उस 18 लाख का 60% और क्लेम कर लिया। 18 लाख का 60% कितना होता है, मेरे ख्याल से 10,80,000 होता है। तो 10,80,000 और क्लेम कर लिया गया, यानी कितना बचा 92,80,000 टोटल देखा जाए तो टिल डेट क्लेम हो चुका है। टिल डेट 92,80,000 क्लेम हो चुका है। करंट ईयर में ही 82 लाख क्लेम हो गया था। 10,80,000 यानी 60% ऑफ 18 लाख अभी नेक्स्ट ईयर में क्लेम हुआ है। बचा कितना है, आप बोलोगे सर बचा 40% है, ना जी ना, बचा हुआ 20% ही बचा हुआ, क्योंकि हम अभी स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% ही क्लेम होगा। तो 18 लाख का 60% क्लेम हो गया और 20% फ्यूचर में क्लेम होगा। 18 लाख का 20% कितना होता है, 3,60,000 फ्यूचर में क्लेम होगा हमारा फ्यूचर में। तो आप अगर इन दोनों को मिलाओगे 92,80,000 और 3,60,000 मिला के देखो कितना आ रहा है, 96,40,000 हो रहा है। और यही हमने पहले भी ये एस्टिमेट रखा था 96,40,000। आप दोनों का मिला के देख लीजिए। तो अब यहां पर कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर में यही है, आप टोटल ग्रॉस देखोगे, है ना, आप बचा हुआ अमाउंट को नहीं करोगे, बचा हुआ अमाउंट में 60-40 मत कीजिएगा। आप टोटल जो अमाउंट आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है उसमें से आप ये बोलोगे कि 82 लाख क्लेम हो चुका ऑलरेडी, इस करंट ईयर में 10,80,000 क्लेम हुआ है, 3,60,000 फ्यूचर में होगा, मतलब 92,80,000 क्लेम हो चुका, 3,60,000 फ्यूचर में क्लेम होगा। तो इस हिसाब से आप फिर से 4950495 जो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, इसका मैंने वैल्यू निकाला, इधर आ रहा है इतना, इधर आ रहा है इतना। ये तो पहले भी इतना ही था, है ना, इधर इतना आ रहा है। हम इसमें सब ये बोलेंगे कि जबकि हमने पिछले साल तो 4211,002 ऑलरेडी हमने रेवेन्यू दिखा दिया, आपको याद होगा 4211,002 हमने ऑलरेडी रेवेन्यू दिखा दिया था। तो बचा हुआ जो है हम इतना रेवेन्यू दिखा देंगे, बचा हुआ जो हम इतना का इतना रेवेन्यू दिखा देंगे, और ये जो बचा हुआ ये हमारा डेफर रहेगा। ये बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, डेफर रहेगा। इतना हमें डेफर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप देखिए जो 7 लाख समथिंग था, अब 1,84,000 समथिंग ही बचा हुआ हमारा। तो हम इतना का रेवेन्यू अब दिखा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो अगर आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को देखोगे तो यही वाला फिगर आएगा। आप देख लीजिए एक बार, 554620 प्लस 184,873 739,493 ये वाला ही आ रहा है। तो आउट ऑफ 739,493 जितना का हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रिएटेड है, इसमें से हम और इतना रेवेन्यू दिखा देंगे क्योंकि हमने और क्लेम दे दिया इस पीरियड में, और बचा हुआ हम क्या करेंगे, पड़ा रहने देंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में। तो आप बताइए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी इतना तक का क्रिएटेड था उसमें से हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर डी में इतने का हम रेवेन्यू दिखाएंगे। तो लाइबिलिटी टू रेवेन्यू हमने इतने का दिखा दिया।
और हमारा डेफर्ड अब इतना रहेगा। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसके लिए, क्या लिखूंगा मैं, 739,493 हमारा जो पहले बैलेंस था उसमें से 55,4,620 हमने अब दिखा दिया, तो बचा हुआ जो है वो हमारा डेफर रहेगा। अब क्या हुआ आगे जाके पॉइंट नंबर ई में क्या बोल रहा है, हाउ मच रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2021-22, यानी फर्दर नेक्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर 3 लाख पॉइंट्स जो है वो रिडीम हुआ है। अब मेरी बात सुनो, टोटल उनके पास बचा हुआ कितना पॉइंट्स था, 18 लाख का 20% हमने एक्सपेक्टेड किया था, 3,60,000 पॉइंट्स हमें लगा बचा हुआ है, बट 3,60,000 पॉइंट्स भी रिडीम नहीं हुआ, जितना हमने 80% सोचा वो भी नहीं हुआ। उस हिसाब से 3,60,000 और होना था, 18 लाख का 20%, उतना भी नहीं हुआ, 3 लाख ही हुआ। तो आप बोलोगे सर और डेफर करना चाहिए, तब तो नहीं करेंगे क्योंकि लैप्स हो जाएगा, 2 साल का ही तो है टाइम पीरियड, उसके बाद तो जो भी अनयूटिलाइज लैप्स हो जाएगा। तो लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, जितना हमारा बचा हुआ है वो हम पूरा का पूरा रेवेन्यू में डाल देंगे। तो लाइबिलिटी जो हमारा बचा हुआ रहेगा वो रेवेन्यू में दिखा दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहां पर बस एक ही चीज आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है, एक बार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता देना। एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहां पर एग्जाम के लिए, कि आप करंट ईयर में तो इसको बांटोगे और इतने का कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर भी आप फिर से इसी को ही हिसाब निकालोगे। 4950,495 का देखोगे कितना टिल डेट कितना हमने पॉइंट्स रिडीम कर दिए। हम बोलेंगे 82 लाख पिछले साल ही कर दिया था, 10,80,000, 18 लाख का 60%, 10,80,000 अभी टोटल इतना रिडीम कर दे रहे, और बचा हुआ 20%, क्योंकि टोटल 80% एक्सपेक्टेड है, बचा हुआ 20% हम फ्यूचर में करेंगे। तो उस हिसाब से हमने उस रेशियो में हमने निकाला, ये रेशियो आया। बट हम बोलेंगे इसके अंदर तो इतना तो हमने ऑलरेडी रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया है, तो बचा हुआ इतना रेवेन्यू दिखा देंगे, और इतना हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में पड़ा हुआ रहेगा हमारा। और फिर लास्ट ईयर में ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है, और हमने समय भी थोड़ा लिया इस क्वेश्चन को समझने में, 15 मिनट तो लगी गया, 20 मिनट के आसपास लग गया। और आप भी एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 15 मिनट्स और आपको देना है। एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में 15 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ क्या एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस करे आपसे नहीं होएगा, तो आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसमें उतना ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस करने का, ये मैं बोल सकता हूं, उतना ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ज्यादा नीड पड़ेगा। हमारे बगल में ना इतने पागल लोग हैं ना, पागलों की तरह चिल्लाते हैं, मतलब मुझे विंडो बंद करना होगा, मतलब रोज दारू वगैरह पी लेते हैं नीचे और पागलों की तरह चिल्लाएंगे इधर। शायद आप लोग को साउंड तो नहीं आया ना, डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया एकदम। तो अब मुझे बताइए क्या क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। चलो अगर समझ में आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, लाइक करोगे तो मुझे लगेगा समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि चाहता तो और इसको 10-15 मिनट लगा के सॉल्व करके और अच्छे से भी क्लियर करा सकता, बट उतना समय नहीं है हमारे पास। तो हम, और ऑब्वियस सी बात है, अब तो आप होशियार हो गए, आपने पूरा 115 कर चुके हो आप, तो आप उतने तो होशियार हो गए कि अब उसे अब कर पाओगे, अब आप समझ गए एकदम अच्छे से। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है। तो चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले वही क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्या पता जो एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा, वही क्वेश्चन मैं भी टारगेट कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी हम करते हैं, ये भी एग्जाम में आने का भरपूर चांस रहेगा आपका। चलिए, निवान लिमिटेड कमेंस वर्क ऑन 2 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। दो अलग अलग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ए एंड कंपनी के साथ किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बी एंड कंपनी के साथ किया। एक को समझ जाओगे, दूसरा अपने आप ही निकलेगा। क्या बोला इन्होंने, कमेंस हुआ 1 जून 2001 एंड हैड ए टोटल सेल्स वैल्यू कितने का है, टोटल सेल्स वैल्यू 40 लाख रुपीस का है। इट वॉज एनविसेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वुड रन फॉर 2 years, 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, एंड द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है, 32 लाख है। मतलब 40 लाख रुपीस हमें कंसिडरेशन मिलेगा, 32 लाख हमारा खर्चा होगा, मतलब अराउंड 8 लाख रुपीस का हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन 31 मार्च 2002 को यानी सेम फाइनेंशियल ईयर एंड में हमने अपना एस्टीमेट को रिवाइज किया, तो करंट ईयर में एस्टीमेट रिवाइज हो गया, 34 लाख का खर्चा लगेगा, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि 2 लाख और हमारा रेक्टिफिकेशन की वजह से खर्चा होगा। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर में जो आपका कॉस्ट है, जैसे ट्रांजेक्शन प्राइस हम एस्टिमेट करते रहते, री एस्टिमेट, वैसे वैसे कॉस्ट भी आपका री एस्टिमेट होते जाएगा, और ये नेक्स्ट ईयर में नहीं, करंट ईयर में ही हो गया, करंट ईयर एंड तक ही आपका 34 लाख हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये 32 लाख कोई काम का नहीं,
ये 32 लाख कोई काम का नहीं है। 40 लाख हमारा सेल्स वैल्यू है और हमें 31 मार्च तक पता चल गया 34 लाख हमारा कॉस्ट एक्सपेक्टेड लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर हैज एस्टिमेटेड एट 31 मार्च 2002 दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज 30% कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हुआ, 30% कंप्लीट हुआ है। निवान लिमिटेड ने कॉस्ट इनकर कितना किया, 16 लाख किया है अभी तक कॉस्ट इनकर, और पेमेंट रिसीव हुआ है 13 लाख रुपीस का। चलो मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं नीचे का भी पॉइंट आपको अभी पढ़ा देना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ा दूंगा आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। द टू कॉन्ट्रैक्ट्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस 115 टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर टाइम। देखो रिकॉग्नाइज रेवेन्यू क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, एट ए पॉइंट इन टाइम करते या रेवेन्यू ओवर टाइम करते। ओवर टाइम अगर रिकॉग्नाइज होता है ना रेवेन्यू, तो वहां पर हम तोड़ तोड़ के रेवेन्यू दिखा सकते हैं, तोड़ तोड़ के खर्चा दिखा सकते हैं। वही अगर लिखा हुआ रहता है रेवेन्यू एट ए पॉइंट इन टाइम, तो हम तोड़ तोड़ के नहीं दिखा सकते। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। और यहां पर जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे तोड़ के आप रेवेन्यू दिखा सकते हो। मतलब यहां पर कंट्रोल जो है ना, हम ये मानेंगे ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है। The company also has several other contracts between 12 and 18 months in duration. Some of these contracts fall into two accounting periods. ये सब कोई काम का नहीं। In the absence of any financial data, you are advised to ignore this other contracts. ये सब कोई काम का नहीं। तो यही मुझे बस ओवर टाइम वाली बात आपको बताना था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब अगर 30% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो क्या मैं 30% रेवेन्यू नहीं दिखा सकता? यस, मैं क्या करूंगा, 40 लाख का 30% ही मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा, क्योंकि 30% मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। तो 40 लाख का 30% मैं 12 लाख की रेवेन्यू दिखाऊंगा। मुझे कितना पैसा मिला दैट डजंट मैटर टू मी। मुझे पैसा देखो 13 लाख रुपीस मिल गया है कस्टमर से, पर मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा 12 लाख रुपीस का। मतलब 1 लाख क्या रहेगा, मेरा लाइबिलिटी रहेगा। मतलब आपने मुझे पैसे भले 13 लाख दे दिए, बट मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं यहाँ पर, कैश बेसिस फॉलो नहीं करते। और एक्रूअल बेसिस से कि अगर इनपुट मेथड लगा रहे हो आप, 30% आपका कंप्लीट हुआ है तो 30% रेवेन्यू दिखा दो। तो 40 लाख का 30% 12 लाख रेवेन्यू दिखाएंगे, बट हमें पैसा कितना मिला, 13 लाख रुपीस। तो आप ये देखो, हम क्या दिखाएंगे, रेवेन्यू 12 लाख ही दिखाएंगे। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज 12 लाख। हमें भले पैसा मिल गया, अमाउंट हमें रिसीव हुआ भले कितना, चलो ये वाला लाइन काट देता हूं। मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुआ कस्टमर से 13 लाख, बट मैं रेवेन्यू दिखाऊंगा 12 लाख रुपीस का। मतलब बाकी का 1 लाख मुझे एडवांस में ज्यादा पैसा मिल गया। ये मेरे लिए क्या, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और क्या, ये मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है ना, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस शीट का अगर मैं फॉर्म बताऊं, बैलेंस शीट में मेरा रेवेन्यू जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू जाएगा। आपका रेवेन्यू 12 लाख का दिखेगा, बट बैंक में पैसे आ गए 13 लाख, तो मैं 1 लाख बोल दूंगा कि मेरी लाइबिलिटी, मुझे एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा मिल गया। इसके अलावा एक बात सुनो, हमने यहां पर 16 लाख रुपीस का कॉस्ट इनकर किया है। 16 लाख रुपीस का हमने कॉस्ट इनकर किया है, तो क्या 16 लाख रुपीस हम खर्चा दिखा देंगे? नहीं, मैचिंग कंसेप्ट। अगर 30% हम मानेंगे हमारा कंप्लीट हुआ है, तो 30% हम रेवेन्यू दिखा रहे, तो कॉस्ट भी हम 30% दिखाएंगे, है ना। तो यहां पर 30% कंप्लीट माना जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर इनपुट मेथड लगाया नहीं जा रहा। इनपुट मेथड क्या कहता है, जितना खर्चा किया प्रोपोर्शनेटली उतना आप रेवेन्यू दिखा दो। यहाँ पर इनपुट मेथड नहीं लगाया जा रहा। यहाँ पर किसी को वैल्यूअर वगैरह को बुला के देखा जा रहा है आउटपुट मेथड में कि कितना आपका परफॉर्मेंस हुआ है, कितना आपका बिल्डिंग मान लो जो भी बना है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, उस हिसाब से 30% डिटरमाइन किया गया है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 34 लाख, इसका 30% ही हम कॉस्ट एक्रूअल बेसिस में दिखाएंगे, भले हमने पैसे ज्यादा लगा दियो। तो 34 लाख हमारा टोटल कॉस्ट है, इसका 30% कितना होगा, 10,20,000। तो 10,20,000 ही हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, भले हमने पैसे ज्यादा पेमेंट कर दियो। तो जो ज्यादा हमने पेमेंट किया उसको हम कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी मानेंगे, है ना, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जैसे मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी मानेंगे 5.8 लाख का। मतलब दोनों जगह में एक्रूअल बेसिस लगा रहे। पैसा हमने 16 लाख रुपीस खर्चा कर रही है, बट हम 30% काम खत्म हुआ है, तो 34 लाख का 30% कितना होता है, 10.2 लाख की हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमारा रेवेन्यू दिखाया जाएगा 12 लाख का, हमारा एक्सपेंस दिखाया जाएगा 10.2 लाख का। ये नहीं दिखा सकते, ये दिखाएंगे तो कैश बेसिस हो जाएगा। तो पैसे हमें इतने बैंक से गए हमारे पैसे, बट हम इतना ही खर्चा दिखाएंगे, तो बाकी का खर्चा हम नहीं दिखा रहे, तो बाकी को एसेट खड़ा कर देंगे हम यहाँ पर, है ना। तो 5.8 लाख का हम कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी एसेट खड़ा कर देंगे। इसका भी अगर मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊं बैलेंस शीट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, बैंक से 16 लाख हमारा कम होगा, हम खर्चा पीएनएल में दिखाएंगे 10.2 लाख का, और बाकी का बचा हुआ प्रीपेड एक्सपेंस मान लो, लेकिन प्रीपेड वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी यूज होगा। वर्किंग प्रोग्रेस में हमारा एसेट खड़ा कर देंगे 5.8 लाख। और गेन इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या होगा, रेवेन्यू 12 लाख, खर्चा 10.2 लाख, यानी 1.8 लाख आपका गेन इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होगा हमारा।
तो आप मुझे बताइए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी एक ये दिखेगा 5.8 लाख का, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी दिखेगा 1 लाख का, इससे में पता चला। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी हमारा दिखेगा कितने का, 5.8 लाख का, ए एंड कंपनी का। और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो हमने एडवांस लिया है वो 1 लाख का दिखेगा, ये देख सकते हो आप, 1 लाख का ये दिखेगा हमारा। रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे 12 लाख का, खर्चा हम रिकॉग्नाइज करेंगे 10.2 लाख का। तो अब देखिए रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे 12 लाख का, खर्चा हम दिखाएंगे 10.2 लाख का, ये हमने कर दिया। सेम वैसे ही पॉइंट नंबर बी करना है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो बी एंड कंपनी के साथ हुआ, सेम इसमें भी ये करना है। यहां पर देखिए टोटल सेल्स वैल्यू 30 लाख रुपीज है, 24 लाख हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, ठीक है, 24 लाख हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 9.5 लाख आपको पेमेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और आपने कॉस्ट इनकर किया 8 लाख रुपीस का, और अभी तक 20% काम खत्म हुआ है। तो आप बताइए हमारा 30 लाख का सेल्स वैल्यू है, 30 लाख का 20% ये हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं, 24 लाख का 20% 4.8 लाख ये हम कॉस्ट दिखा सकते हैं। तो मुझे तो साफ दिख रहा है 30 लाख का 20% 6 लाख रेवेन्यू दिखाएंगे, 24 लाख का 20% 4.8 लाख कॉस्ट दिखाएंगे, मतलब 1.2 लाख मेरा पीएनएल में जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर रेवेन्यू, ये देख लो आपने रेवेन्यू कितना दिखाना है, यहाँ पर 6 लाख दिखाना है, और खर्चा आप दिखाओगे ये 30% नहीं था, ये 20% था, एक गलती हो गई यहाँ, ये 20% है ना। तो ये आपने दिखा दिया, आपका पीएनएल में कितना आ जाएगा, 6 - 4.8 1.2 पीएनएल में जाएगा। तो मैं रेवेन्यू वाला भी लिख देता हूं, देखो रेवेन्यू 6 दिखाएंगे, खर्चा 4.8 दिखाएंगे, ये हमने कर दिया। लेकिन अब यहां पर भी आप देखिए, आपको यहां पर पैसे कितने मिले, 9.5 लाख पैसे मिले, बट आप तो 6 लाख का रेवेन्यू दिखाओगे। पैसे मिल गए 9.5 लाख, ज्यादा पैसे मिल गए ना, कितने ज्यादा मिल गए रेवेन्यू के ऊपर, 6 लाख रेवेन्यू दिखा रहे, 9.5 लाख पैसे मिल गए, तो एडवांस पैसे मिले 3.5 लाख, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होगा। और वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। और इधर इधर मैंने खर्चा कितना किया है, ये देखो मैंने खर्चा 8 लाख रुपीस किया कैश बेसिस में, बट मैं खर्चा तो दिखाऊंगा 4.80। तो मैंने एक्सेस जो खर्चा किया उसको कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी एसेट मान लेंगे 3.2 लाख का। तो मैंने इस प्रकार मैंने क्या किया, दोनों का कंबाइन करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी निकाल लिया, दोनों का कंबाइन ए और बी का, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी निकाल लिया, रेवेन्यू दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट बनाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सट्रैक्ट मतलब आप बैलेंस शीट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाइए। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कौन सा जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी कभी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाता, नहीं, ये तो एसेट का आइटम है, ये तो एसेट दिखाया जाएगा, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस पीएनएल का एक्सट्रैक्ट में जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू 18 लाख दोनों का मिला के, और एक्सपेंस दोनों का मिला के 15 लाख। तो 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख का हम प्रॉफिट दिखा देंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पर भी मैंने 1 बाय 1 भी दिखाया, 1 लाख का प्रॉफिट, 1.8 का प्रॉफिट इधर दिखाया, 1.2 का प्रॉफिट इधर दिखाया, तो दोनों मिला के 3 लाख ये आ ही रहा आपका यहाँ पर। तो दोनों का मर्ज करके मैंने पीएनएल बता दिया। अब बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी को करंट एसेट में दिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो विद इन 12 मंथ्स अगर सेटल हो जाएगा, करंट एसेट्स में दिखा देंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट को, वर्किंग प्रोग्रेस जो है आपका। और इसके अलावा हमारा करंट लाइबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी चला जाएगा 4.5 लाख का। तो सिंपल ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपको बनाना निवान का, तो एग्जाम में आप क्या करोगे, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे, और यहां पर आप बोलोगे आपका जो आईसीए का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है, बट आंसर्स वही है जो उनके वहां पर आ रहे हैं। तो आपको मार्क्स जब दिया जाएगा तो ये सब वैल्यूज को देख के दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी सही निकाला है, एडवांस सही निकाला है, खर्चा सही दिखाया, रेवेन्यू सही दिखाया, टिक करके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन से आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो वैल्यूज निकालने की जरूरत है वो वैल्यूज अगर हम निकाल के आओगे एग्जाम में तो जरूर आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल चीज था, कुछ करना नहीं था। हम ये देखेंगे कि रेवेन्यू और खर्चा हम जितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ हम उतना दिखाएंगे। अगर हमें ज्यादा पैसे मिल गए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी यहाँ पर, और हमने अगर ज्यादा खर्चा कर दिया पर उतना खर्चा दिखा नहीं पा रहे तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया वो कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी हो रहा है, बस इतनी सी बात है। तो आपको ये दो बात याद रहेगी, हाँ सर हम जितना रेवेन्यू दिखा सकते हैं उससे ज्यादा अगर हमें पैसे मिल गए तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होगा, हम जितना रेवेन्यू दिखा सकते हैं उससे कम पैसे मिले तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा। सेम वैसे खर्चा के मामले में हम जितना खर्चा दिखा रहे हैं उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया तो एसेट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी, अगर हमने कम खर्चे किए तो लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगा। कितनी सिंपल सी तो बात है यहाँ पर। तो जो भी बच्चा थोड़ा सा भी होशियार है, थोड़ा सा भी उसके पास दिमाग है, तो मेरे ख्याल से वो इस क्वेश्चन को आराम से समझ गया होगा।
तो आप बताइए कि अब हम नया एक और अच्छा क्वेश्चन में जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा मुझे और ये क्वेश्चन भी एमटीपी सितंबर 2022 में था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी हम फटाफट कर लेंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज है पर काफी इजी है, आपको आराम से मजा आएगा, एकदम आराम से आपका हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए? और अगर आपको अभी तक 2 क्वेश्चन समझ में आया, सर बैलेंस शीट में कैश बैंक नहीं दिखाना है। हाँ, नहीं दिखाना है, कैश बैंक का कोई काम ही नहीं है। मैं चाहता तो पूरा बैलेंस शीट बनाता, पर मैं नहीं बनाऊंगा। ऐसे मैंने एक्स्ट्रा से क्वेश्चन स्पेसिफिकली निवान लिमिटेड का क्वेश्चन मैंने पहले डाला हुआ है, उसमें मैंने फिर भी बैलेंस शीट वगैरह बना के दिखाया। बट अभी इतना समय नहीं है कि मैं बैलेंस शीट वगैरह बना के दिखाऊं, उतना जरूरत भी नहीं है। जहां जरूरत है वहां पर तो मैंने कितना बैलेंस शीट बना बना के समझाया। तो अगर अभी तक आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर से कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा। मैं सेशन खत्म होने के बाद देखूंगा लाइक्स कितने, डिसलाइक कितने, उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि कितना आपको समझ में आया है। बताओ अभी तक परफेक्टली समझ में आ गया सबको? प्रसन्नजीत जी के आपको देखते कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस लायक हूँ कि कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अभी हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। मतलब अब अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा क्रिटिकल था ये वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा। बट अब मुझे लगता है मैंने इजी बना दिया, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। उससे कम ये भी हो जाएगा मुझे लगता है। अब ये इससे कम है, ऊपर वाले दोनों से कम है। चलिए, A Limited is a company which is in the business of manufacturing engineering machines and providing after sales services. The company entered into a contract with Mr. Anik to supply and install a machinery, namely Model PI. यानी मिस्टर अनिक के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सप्लाई करेगा एक मशीन और इंस्टॉल भी करके देगा, जिस मशीन का नाम है मॉडल पीआई। कब देगा? 1 अप्रैल 2001 को देगा, मशीन देगा। और इस मशीन की सर्विसिंग भी दे रही है, यानी मशीन तो डिलीवरी कर रहा है, एक और अलग पीओ है कि वो मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं पर। तो मेंटेनेंस सर्विस को हम सेपरेट पीओ मानते हैं, अनलेस वो आपका गारंटी फॉर्म का हो, वो आपका अदरवाइज, क्योंकि मेंटेनेंस का कोई लेना देना नहीं रहता है डिलीवरी ऑफ मशीन से, मेंटेनेंस सेपरेट ही रहता है। तो आपका मेंटेनेंस कब कब देगा? ये 6 महीने के बाद 30 सितंबर को एक बार मेंटेनेंस देगा, और फिर और फर्दर 6 महीने के बाद, लेकिन 31 मार्च नहीं, देखो ये 1 अप्रैल 2002 है, यानी ये वाला तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, बट ये वाला आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है? 1,60,000 है। मशीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बता रही है। इट इज पॉसिबल फॉर ए कस्टमर टू परचेज बोथ द मशीन मॉडल पीआई एंड द मेंटेनेंस सर्विसेज सेपरेटली। बता भी दिया कि ये दोनों ऑन इट्स ओन यूज होते हैं, बाई होते हैं, सेपरेटली सोल्ड होते हैं। सेपरेटली सोल्ड होने का मतलब ही मैंने आपको बेसिक 6.5 घंटे के रिवीजन वीडियो में अच्छे से समझाया था। मतलब ये दोनों सेपरेट पीओ है, अलग अलग पीओ है आपका। देखिए यहां पर मशीन और मेंटेनेंस सर्विस के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिग है, ये पे करेगा कब? 1 अप्रैल 2002 को 4 लाख रुपीज। आप मुझे बताइए, मशीन हम आज दे रहे 1 अप्रैल 2001 को, लेकिन पैसा हमें आज नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। तो इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी होगा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। 12 महीने का तो गैप है ही, तो 4 लाख रुपीज में हमें पता है, क्योंकि डेफर्ड हो रहा है पेमेंट, पेमेंट डेफर्ड होगा तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी इसके अंदर रहेगा। आगे हम देखते हैं, द प्रीवेलिंग रेट फॉर 1 ईयर क्रेडिट, बता भी दिया। 1 ईयर का क्रेडिट का रेट क्या है? 5% पर 6 मंथ। अब कितने बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो आप ही सिखाते हो, 5% मतलब 5% पर एनम। हाँ मैंने बताया, अगर सिर्फ 5% लिखा हुआ रहता तो 5% पर एनम मानते, बट 5% पर एनम नहीं लिखा है ना, पर 6 मंथ लिखा, मतलब ये बोलना चाहता है ये 5% आपका 6 महीने का रेट। अगर ऐसे लिखा हुआ रहता 6 मंथ्स इक्वल 5%, तो फिर भी हम 5% पर एनम मानेंगे। बट 5% के बाद अगर लिखा हुआ है पर एनम की जगह पर 6 मंथ, मतलब ये 5% 6 महीने का रेट है। As per the experience, the servicing of the machine is expected to cost 30,000 to perform first service एंड 50,000 टू परफॉर्म द सेकंड सर्विस। बट एक बात बताओ, जितना कंपनी का कॉस्ट लगता है कंपनी उतना थोड़े ना पैसा लेती है। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे पता है, सर 1,60,000 मशीन का कॉस्ट है, 30,000 और 50,000 आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट है, बचा हुआ सर इंटरेस्ट होगा ना। नहीं, गलत बोल रहे हो, हम कॉस्ट प्राइस में थोड़े ना बेचते। रेवेन्यू रेवेन्यू तो हम देखते हैं कि क्या कैश प्राइस इक्विवेलेंट है, उसके बारे में डेटा दिया जाएगा, क्या पता, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाता है ना, उसके प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद जो अमाउंट है वो रेवेन्यू होता है। एज्यूम ये अलग अलग है। एज्यूम एक्चुअल कॉस्ट इक्वल एक्सपेक्टेड कॉस्ट व्हेन ए लिमिटेड प्रोवाइड्स मशीन सर्विस टू कस्टमर इन ए सेपरेट ट्रांजैक्शन,
इट अर्न्स मार्जिन ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। मतलब जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली तो यूजुअली 50% ये मार्जिन लेते हैं। तो देखा जाए तो 30,000 जो आपका मेंटेनेंस है, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस 45,000 होगी। आप बोलोगे सर कैसे? 30,000 में 50% मार्जिन जोड़ दो। मार्जिन जोड़ने के बाद वाला अमाउंट सेल प्राइस होता है। तो 45,000 आपका सेल प्राइस माना जाएगा, स्टैंड अलोन प्राइस माना जाएगा। और इसमें भी 50,000 में आप जोड़ दो 50% यानी 75,000 हम मानेंगे स्टैंड अलोन प्राइस। फिर इसके अलावा इन्होंने बता भी दिया कि मशीन जो मॉडल पीआई है, इसका कैश सेलिंग प्राइस अगर कैश में बेचते तो 251,927 में बेचते हैं। तो अब मुझे एकदम क्लियर हो गया, मुझे पता चल चुका है कि देखो 251,927 मेरा मशीन का कॉस्ट है, मशीन का सेलिंग प्राइस है, सॉरी मशीन का सेलिंग प्राइस है आपका स्टैंड अलोन, और 45,000 आपका मेंटेनेंस का है। 251,927 प्लस 45,000 प्लस 70, कुछ गलत हो गया, 251,927 मशीन का कैश प्राइस इक्विवेलेंट सेलिंग प्राइस प्लस 45,000 प्लस 75,000, ये आपके कैश प्राइस इक्विवेलेंट हो गए। तो इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए, बट मुझे मिल कितना रहा है? 4 लाख। तो बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो फाइनेंस कॉस्ट होगा, वो फाइनेंस इनकम होगा 28073, यानी 28073 देखा जाए तो ये फाइनेंस इनकम माना जाएगा। आगे क्या बोला? सेग्रीगेट द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट ए लिमिटेड सेल अप्लाई टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेपरेटली एज पर इंड एस 15। तो बोला कंपोनेंट को सेग्रीगेट कीजिए, तो हम बता देंगे। देखो यहाँ पर 3 कंपोनेंट मुझे नजर आ रहा है, 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मुझे नजर आ रहा है। पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सेल ऑफ मशीनरी, ये अलग सेपरेट पी होगा, जैसे मशीनरी सोल्ड करेंगे वैसे रेवेन्यू दिखा देंगे। दूसरा है मेंटेनेंस सर्विस, जो आज एक 6 महीने के बाद एक देंगे, 12 मंथ्स के बाद एक देंगे। ये दूसरा सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इन दोनों में तो 115 लगता है। तीसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारा वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही, पर चलो उसे भी हम एक पीओ माने, तो वो है फाइनेंस वाला, फाइनेंस इनकम, जो कि आपका इंडेस 115 के हिसाब से रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। वो ओवर द टाइम पीरियड हम जो भी फाइनेंस इनकम होता है टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड बेसिस में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। वो भी उसे हम रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज नहीं करते, अदर इनकम में दिखाते हैं। ये हमने समझ लिया यहाँ पर। फिर इन्होंने बोला कि कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो एलोकेट किया जाएगा ईच कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन में। तो मैंने तो बता ही दिया आप लोग को, मैंने क्या बताया? मैंने तो बताया था ना कि आपका पहला कंपोनेंट में 251,927 आपका सेल ऑफ मशीनरी होगा, मेंटेनेंस सर्विस में होगा 45,000 प्लस 75,000, ये मेंटेनेंस में आ जाएगा। और 28073 हमारा क्या आ जाएगा? फाइनेंस में आ जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी हमने सेग्रीगेट कर दिया। जर्नल एंट्रीज फिर आगे बनाने को बोल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि करना है क्या। देखो मेरी बात सुनो, आज अगर मैं आपको मशीनरी बेच रहा हूं, कि आप मुझे आज पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बट जबकि मैंने आज आपको मशीनरी बेच दिया, सेल ऑफ गुड्स नहीं है, मशीन है मेरे लिए, चलो गुड्स ही होगा क्या पता। तो ये 251,927 तो मैं आज रेवेन्यू दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पीओ सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं एंट्री क्या मारूं? मैं ये मारूं बैंक अकाउंट टू रेवेन्यू? नहीं, पैसे तो मिले ही नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा रिसीवल टू रेवेन्यू। रिसीवल टू रेवेन्यू बोल दो या मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू बोल दो। मिस्टर अनिक ये जो है ना, ये मिस्टर अनिक मेरे लिए डेटर्स की तरह है। ये मेरे लिए क्या हो गया? डेटर्स की तरह हो गया। और इस पे क्या होगा? ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल एसेट है। पैसे आज मिले नहीं है, पैसे मुझे फ्यूचर में मिलेंगे 12 मंथ्स के बाद, तो इस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। इंटरेस्ट कैसे चढ़ेगा? इन्होंने मैं क्वेश्चन ने बताया, पर 6 मंथ्स का 5% आपका इंटरेस्ट है, पर 6 महीने का। तो हम ये भी मान के चलते हैं यहाँ पर कि आपका 6 6 महीने में अगर अकाउंटिंग होगा तो क्या एंट्री होगा। तो आप बताइए 251,927 हमारा अगर है फाइनेंशियल एसेट, इतने का रेवेन्यू दिखाया, इतने का हमने डेटर्स फाइनेंशियल एसेट दिखाया, 251,927 का 5%, 12,596 का इंटरेस्ट होगा, फाइनेंस इनकम हम दिखाएंगे, है ना। 6 महीने के बाद है, मतलब पहला फाइनेंशियल ईयर में हम दिखा देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा? प्लस इक्वल कर सकते हैं क्या? 251,927 फाइनेंशियल एसेट था, उसमें 12,596 हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया, ये आया। अब इसमें फिर फर्दर 5% आपका इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट 6 महीने का, 13,226 यानी 13,227 मैंने ले लिया। तो ऐसे करके मेरा 2 बार 6 6 महीने का मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस इनकम इसमें चढ़ेगा, और ये अल्टीमेटली अमाउंट इतने का हो जाएगा मेरा। चलो डन। अब आगे मैं बात करूंगा, ये तो मैं आपको फाइनेंस इनकम की एंट्री में बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अब आगे सर्विस के आज हम दे रहे 1 अप्रैल को नहीं, एक सर्विस हम देंगे 30 सितंबर को। पहली सर्विस हम कब दे रहे हैं? देखो 30,000 हम पहली सर्विस देंगे सितंबर को,
30 सितंबर को एक सर्विस देंगे, एक सर्विस हम 1 अप्रैल को देंगे। तो जो 30 सितंबर को मैं सर्विस दे रहा हूँ, कितने का, 45,000 रुपीज का, क्या वो पैसा मुझे 30 सितंबर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो मुझे पैसा सब एक्यूमुलेट करके मुझे अप्रैल में मिलेगा, है ना, 12 मंथ्स के बाद मिलेगा। तो ये 45,000 जो मैं सर्विस 6 महीने के बाद दे रहा हूँ, तब मुझे पैसा नहीं मिलेगा, आगे 6 महीने के बाद मिलेगा। तो इस पे 45,000 पे भी फाइनेंस इनकम चढ़ेगा, यानी जब मैं इसका रेवेन्यू बुक करूंगा तो मैं यहाँ पर भी मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू दिखाऊंगा 6 महीने के बाद, क्योंकि पैसे तो मिले नहीं रहेंगे। और मिस्टर अनिक मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, उस पर मैं आगे 5%, 5% 6 महीने का इंटरेस्ट भी चढ़ाऊंगा। तो आप देखिए 30 सितंबर को हम 45,000 का हम रेवेन्यू दिखाएंगे, लेकिन पैसे तो मिले नहीं है। तो नेक्स्ट है 6 महीने का इंटरेस्ट होगा आपका, ये देखिए 45,000 का 5% आपका इंटरेस्ट होके ये अमाउंट इतना बन जाएगा। तो आफ्टर 12 मंथ्स मुझे गुड्स का इतना पैसा मिलना चाहिए, पहली सर्विस का मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और मुझे जो सेकंड सर्विस है वो तो मैं लास्ट में दूंगा, तब मुझे पैसा मिलेगा। और अब ये तीनों को आप कर लीजिए, ये तीनों मिला के 4 लाख हो रहा है, जो 4 लाख रुपीस ये मुझे दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये मुझे फाइनेंस इंटरेस्ट भी दे रहा है, मुझे 5%। एक तो 251927 में मुझे 5%, 5% 2 बार दे रहा है। पहला सर्विस में मुझे एक ही बार मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद पहला सर्विस दूंगा, और दूसरा सर्विस में कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो अब मेरा अगर क्लैरिटी आ गया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अब मेरा दिमाग एकदम खुल गया। पहला एंट्री 1 अप्रैल को मैं क्या करूंगा, पहला एंट्री 1 अप्रैल को मैं बोलूंगा फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू 251927 दिखा दूंगा। अब आपको पता है इन्होंने हमें बताया था ना 1,60,000 का हमारा कॉस्ट है, ये क्यों बता रहे पता है? तो जो भी हमारा इन्वेंट्री है, मशीन को मैन्युफैक्चर करने का हमारा इतना कॉस्ट लगा है, तो इतना का हमने इन्वेंट्री हमारे बैलेंस शीट में दिखाया होगा। तो हम सीओजीएस में भी तो ट्रांसफर करते जब हम बेचते, तो जब हम गुड्स बेच देते तो इन्वेंट्री से निकाल के सीओजीएस में ट्रांसफर करते हैं। तो 1,60,000 हम क्या करेंगे, सीओजीएस में ट्रांसफर कर देंगे इन्वेंट्री से निकाल के। यानी बेचने पर आपका बैंक टू रेवेन्यू होगा या फाइनेंशियल एसेट टू रेवेन्यू होगा। और जब बेच दिया तो जितने की इन्वेंट्री थी वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, सीओजीएस में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये रेवेन्यू होगा, ये सीओजीएस पीएनएल में जाएगा। यानी पीएनएल में रेवेन्यू सीओजीएस से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल एसेट इतने का दिखाओगे, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इतने का कम कर दो। ये चीज आपका एंट्री होगा। आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको बैलेंस शीट से समझा देता हूं। देखो इन्वेंट्री मेरा 1,60,000 कम होगा, ठीक है। मेरा फाइनेंशियल एसेट पैसा दिखाऊंगा 251927 मुझे मिलना है। और मैं पीएनएल में यानी रिटेन अर्निंग बोल दूंगा, मैं इसमें मैं कितना दिखाऊंगा, मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रेवेन्यू दिखाऊंगा 251927, और 1,60,000 का सीओजीएस दिखाऊंगा। तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा, कितना जाएगा 160, 260, 91,927। आप देख लीजिए दोनों साइड में, इधर भी 91,927 होगा, इधर भी 91,927 होगा। दोनों साइड आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, 2 एंट्री काफी है हमारे लिए, मैंने रफ में समझा दिया। तो 1 अप्रैल में 2 एंट्री होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने 1 अप्रैल को हमने रेवेन्यू सर्विस वगैरह कुछ नहीं दिया, मेंटेनेंस सर्विस नहीं दिया। तो 1 अप्रैल में गुड्स बेचा और जितना का कॉस्ट है उसकी 2 एंट्री कर देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 30 सितंबर को हम एंट्री करेंगे। तो 30 सितंबर को हम क्या एंट्री करेंगे, देखो 30 सितंबर को ये जो रिसीवेबल है इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। मिस्टर अनिक टू इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे, ये देखो मिस्टर अनिक टू फाइनेंस इनकम, कौन सा, ये वाला जो पहला 6 महीने का फाइनेंस इनकम की एंट्री ये हम पास कर देंगे। दूसरा 30 सितंबर को हमने जो मेंटेनेंस दिया है सर्विस, इसकी भी एंट्री हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू, और इसके लिए कॉस्ट हमारा कितना लगा, 30,000 कॉस्ट लगा है, तो सीओजीएस टू इन्वेंट्री भी 30,000 जाएगा। तो आप देखिए एक तो हमने सेल की एंट्री की मिस्टर रनिंग टू रेवेन्यू, और हमारा कॉस्ट लगा 30,000, तो सीओजीएस टू इन्वेंट्री भी हमने दिखा दिया, बात खत्म। अब हम आ जाएंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को हम क्या करेंगे पता है, 31 मार्च को हम फाइनेंस इनकम दिखाएंगे। क्या, कौन सा फाइनेंस इनकम, एक तो ये वाला जो गुड्स का नेक्स्ट 6 महीने का, और एक ये वाला, ये दोनों मिला के आप देख लो 15,457 होता है। तो 31 मार्च को 15,447 होता है, सॉरी 447 ही होता है ना, यस। रुक जाओ, 400 कितना होता है, 15,477 होता है। ये मैंने फाइनेंस इनकम की एंट्री डाल दी। और इसके अलावा मैं क्या करूंगा, अब मैं 31 मार्च को और मैं कुछ नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर और कुछ नहीं, ये तो 1 अप्रैल को भी हो रहा है, हाँ वो 1 अप्रैल में हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है।
तो 31 मार्च को मेरा एक ही एंट्री होगा ये फाइनेंस इनकम का, और 31 मार्च तक मैंने कोई सर्विस वगैरह नहीं दिया और मुझे पैसे भी अभी तक नहीं मिले। हाँ, फाइनेंस इनकम टाइम पीरियड बेसिस में मैंने दिखा दिया। अब 1 अप्रैल को मैं ये सर्विसेज एक और ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये जो सर्विसेज मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 1 अप्रैल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। 1 अप्रैल मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चला गया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं क्या दिखाऊंगा एंट्री? मैं दिखाऊंगा मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू इतने का। मेरा कॉस्ट कितना लगा? 50,000 लगा। सीओजीएस टू इन्वेंट्री 50,000 हो जाएगा और फाइनली मुझे पैसे भी मिल जाएंगे सारे के सारे। तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 4 लाख। तो बैंक टू मिस्टर अनिक 4 लाख दिखा दूंगा। 3 एंट्री हो गया। आप देखिए, मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू, टीओजीएस टू इन्वेंट्री, और मुझे पैसे 4 लाख मिल जाएंगे बैंक टू मिस्टर अनिक। आप देख लीजिए जितना आपने मिस्टर अनिक को डेबिट किया है, एक ये मिस्टर अनिक डेबिट हुआ है, एक ये 2 मिस्टर अनिक डेबिट हुआ है, एक यहाँ पर मिस्टर अनिक डेबिट हुआ है, यहाँ पर जो जितना मिस्टर अनिक डेबिट हुआ सब टोटल करोगे 4 लाख आएगा और लास्ट में मिस्टर अनिक आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये सिंपल सा जर्नल एंट्री का खेल है और कुछ भी नहीं। कितना सिंपल है, जैसे बस आपको ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ईजी है। बस जरूरत है तो ये क्वेश्चन आपको ये भी प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप थोड़े से भी वीक हो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर आप वीक नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम आराम से होगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सेग्रीगेट करना है। तो मैंने यही किया, मैंने अलग अलग, इनका प्रेजेंटेशन अलग था, मैंने ये अपने प्रेजेंटेशन में बनाया ताकि आपको समझा सकूं। 1 अप्रैल में गुड्स इतना बेचा, सर्विस दिया ही नहीं है, तो पहला 6 महीने का सिर्फ गुड्स में इंटरेस्ट चढ़ा। 30 सितंबर को एक सर्विस दी है, तो अगले 6 महीने में इस गुड्स पे भी इंटरेस्ट चढ़ा, इस सर्विस पे भी इंटरेस्ट चढ़ा। 31 मार्च को ये ड्यू है अमाउंट, ये दोनों अमाउंट ड्यू है हमारा, और ये दोनों मिला के आप देखना मिस्टर अनिक कितने का आपका दिखेगा, सब कुछ सेल और इंटरेस्ट मिला के ये मिस्टर अनिक का ड्यू दिखेगा। अब 31 मार्च के बाद मैंने वापस एक सर्विस दिया तो इतना मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू और दिखाया, और लास्ट में हमने बैंक में जो पैसे मिले बैंक टू मिस्टर अनिक कर दिया। और एक बात ध्यान में रखना, जितने यहाँ पर हर जगह में कॉस्ट बताया, तो जब जैसा जैसा कॉस्ट है, अगर कॉस्ट नहीं बताया हुआ रहता तो हम एंट्री नहीं करते, कॉस्ट बताया है इसलिए हर जगह में। एक जगह सीओजीएस टू इन्वेंट्री 1,60,000 हुआ, एक जगह सीओजीएस टू इन्वेंट्री 30,000 हुआ, एक जगह सीओजीएस टू इन्वेंट्री 50,000 हुआ। जितना जितना कॉस्ट है उसका भी हमने एंट्री पास कर दिया। तो आप मुझे बताइए, अभी आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से एकदम। और अभी एक और चीज ये पूछ रहे हैं हमसे लास्ट में, आप एक एक्सट्रैक्ट बनाओ showing how revenue could be presented and disclosed in the financial statement of A Limited for the year ended 31st March 2002 and 31st March 2003। तुम बोलेंगे रेवेन्यू में क्या क्या दिखाना है, तो 31 मार्च 2002 तक रेवेन्यू में एक तो ये दिखेगा, फाइनेंस इनकम रेवेन्यू में नहीं जाता, अदर इनकम में जाता है। तो एक ये दिखेगा 31 मार्च तक, और एक ये दिखेगा, ये दो दिखेगा आपका। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2002-03 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2002 वाला ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, ये सेम करंट में नहीं जाएगा, करंट में ये दो जाएगा, नेक्स्ट में ये जाएगा। तो 251,927 और 45,000, ये देखिए 251,927 और 45,000 इन्होंने दिखा दिया। हाँ, ये अदर इनकम वाला भी इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि फाइनेंस इनकम तो पूरा का पूरा करंट ईयर का ही आप देख लीजिए। एक ये वाला 30 सितंबर तक का और ये 31 मार्च तक का, ये दो, ये तीनों मिला दो आप, ये तीनों मिला के इन्होंने दिखा दिया, आप भी दिखा देना। ये बेसिकली अदर इनकम में जाता है, फाइनेंस इनकम में जाएगा आपका, ये है ना, अदर इनकम में चला जाएगा। और आपका 2002-03 में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का जाएगा आपका। तो आप अगर बोलोगे सर अब अपने हिसाब से बता दो, तो देखो 251,927 मेरा 2001-2 में जाएगा, 45,000 मेरा एक जाएगा, और मेरा जो इंटरेस्ट है ये अदर इनकम में जाएगा। ये तो रेवेन्यू हो गया, ये भी मेरा रेवेन्यू है। और अदर इनकम में मेरा क्या जाएगा, सब कुछ जाएगा 12596 प्लस नेक्स्ट 6 महीने का क्या क्या है 13,227,250, ये जाएगा। और करंट ईयर में क्या होगा, करंट ईयर में मेरा सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू जाएगा सर्विस वाला, ये गुड्स का हो गया, ये सर्विसेज का। तो आराम से आपका, एकदम आराम से आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, क्या अब ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे? अगर ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो फिर से एक बार लाइक ठोक दो, लाइक ठोक के मुझे पूरा बता दो कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये वाला भी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन हालांकि पहले भी मैंने पिछले टर्म के आरटीपी एमटीपी में कराया था, बट ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन फिर से कराऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी आपको टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन भी सिंपल वे में हो जाएगा, ये भी काफी सिंपल फॉर्म में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो तो मैं ऐसे ही करा दूंगा। तो अब ये वाले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, बताओ क्या तैयार हो अब ये वाले क्वेश्चन में भी?
है ना? हाँ, ये नेक्स्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे। 5 डेज़ प्लान और 3 डेज़ प्लान हम कल डिस्कस कर लेंगे। और प्रोबेबली मेरा प्लान है कि 20 या 21st को हम एसएफएम का मैराथन लेंगे। 20 या 21st को, और 26 को तो हमारा एफआर का मैराथन चलेगा, सारे मेजर इंडियाज़। और स्मॉल इंडियाज़ का तो मैंने मैराथन दिया हुआ ही है 12 चैप्टर्स का। और बच्चे जो आप बोलोगे सर बच्चे मिड साइज वाले कुछ-कुछ जो बच्चे हुए, वो हम कोशिश करेंगे 27 को इवनिंग या 28 को एक और मैराथन लेके सब करवा दूँगा मैं। और 5 डेज़ प्लान में भी मैं कल आप लोग को बता दूँगा अच्छे से कि कैसे क्या करेंगे। नोट्स लिंक अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है शशांक जी, जैसे सेशन खत्म होगा मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा और उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम में ढूँढना बहुत आसान है, कई बच्चे बोलते हैं सर मिलता नहीं है, ढूँढना कितना आसान है, जिस डेट का वीडियो डला हुआ है, उस डेट का आप जाके नोट्स में ढूँढ लो, मिल जाएगा उस डेट पे, कितना आसान है ढूँढना। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये भी काफ़ी ईज़ी, काफ़ी सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये सब थोड़ा-सा प्रैक्टिस माँगता है और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ। ABC Limited supplies plastic buckets to wholesale customer as per the contract entered into between ABC Limited and a customer for the financial year 2019-20. Price per plastic bottle will decrease retrospectively decrease हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिवली डिक्रीज हो जाएगा एज द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। बोला जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट्रोस्पेक्टिवली वो डिक्रीज हो जाएगा। इन्होंने बताया भी कि अगर पूरे साल भर में 10,000 यूनिट्स खरीदेगा कस्टमर तो उसका प्राइस 90 रुपीज लगेगा। तो मान लीजिए उसने एक बार करंट ईयर में एक बार उसने 5,000 यूनिट्स खरीदा, तो 5,000 यूनिट्स में उसे 90 रुपीज करके पेमेंट करना पड़ेगा। अब फर्दर आगे जाके मान लो उसने 10,000 यूनिट्स को क्रॉस कर दिया आगे जाके, तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली सारे यूनिट पे 80 रुपीज करके पकड़ना पड़ेगा और जो भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा उसने पहले दिया है वो उसका एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो उस हिसाब से नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट होगा। और अगर 10,001 से 35,000 यूनिट्स के बीच में कस्टमर परचेज करेगा तो 80 रुपीज होगा। 35,001 यूनिट से अबोव होने पर 70 रुपीज पर यूनिट प्राइस पड़ेगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन कैश, अच्छी बात है। हमें क्या बोला जा रहा है पॉइंट नंबर ए में, सजेस्ट हाउ रेवेन्यूज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप के मेथड से हम अकाउंटिंग करते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, एक मोस्ट लाइकली अमाउंट। चाहे रेवेन्यू हो चाहे हमने इंडेक्स 37 प्रोविजन पढ़ा हो, हम दो प्रोविजन भी दो मेथड से करते हैं और हम रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज दो मेथड से कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, सभी के सभी सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी वेट लगाते हैं और मोस्ट लाइकली अमाउंट में जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बता भी दिया इन्होंने कि 9,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स और 36,000 यूनिट जो ये अलग अलग दिया हुआ है, ये तीनों होने की चांसेस क्या है, 15%, 75%, 10%। मतलब 15% चांस है कि 9,000 यूनिट्स सेल होगा, 75% चांस है कि 28,000 यूनिट सेल होगा और 10% चांस है कि 36,000 यूनिट्स सेल होगा आपका। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाएंगे तो सभी में हमें वेट लगा देना पड़ेगा ये। और अगर मोस्ट लाइकली मेथड लगाते तो हम बोलेंगे मोस्ट लाइकली तो 75% सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 28,000 में, तो मोस्ट लाइकली में हम ये ले लेंगे, बस बात खत्म होती है यहाँ पर। लेकिन आगे इन्होंने क्वेश्चन ने बोल ही दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू करना होगा। For workings assumed that ABC Limited achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated under expected value method। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जितना आपने एस्टिमेट किया एज्यूम करना उतना ही आपका फ्यूचर में सेल होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि देखो 9,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स, ये सेल होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 15, 75, 10%। उस हिसाब से वेट्स निकाल लिया हमने, 9,000 का 15%, 28,000 का 75%, 36,000 का 10%, और ये प्लस करने पर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से हमारा यूनिट्स कितना आ रहा है, 25,950 यूनिट्स आ रहा है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से, हमारा ये आ रहा है। और हम मान के भी चलेंगे कि इतना ही हमारा क्या होगा, यूनिट्स सेल होगा, और एक्चुअल में भी वही अचीव हुआ। क्वेश्चन ने बोला भी है कि जितना आपने एस्टिमेट किया उतना ही उन्होंने अचीव भी किया। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, प्राइस भी अब हमें एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, 25,950 यूनिट्स अगर आपका एक्सपेक्टेड है तो 25,950 आपका 80 रुपीज में फॉल करता है, तो अब ये ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मोस्ट लाइकली अमाउंट में हम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हमने तीनों को, हमने कौन सा 28,000 लिया, हमने तो तीनों में वेट लगा के निकाला ना, तो प्राइस पर यूनिट भी हम क्या करेंगे, तीनों में वेट लगा के करें। तो आप देखिए प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 90, 80, 70, यानी प्राइस पर यूनिट आपका इसमें 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, और इसमें प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है आपका।
तो हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले यहाँ पर कैसे प्रोबेबिलिटी वेट सेल्स वैल्यू निकालेंगे। हम सबसे पहले बोलेंगे 9000 यूनिट्स आपका बिकेगा, 90 रुपीज करके मिलेगा। 9000 यूनिट्स पे 90 रुपीज करके मिलेगा, 8,10,000 ये होने का इतना सेल्स वैल्यू आ रहा है। अगर 9000 यूनिट्स बेचेंगे तो 90 रुपीज करके मिलेगा, 8,10,000 का सेल्स वैल्यू आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 15% है। तो मैंने ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाला 28,000 यूनिट्स बेचेंगे तो 80 रुपीज करके मिलेगा। यार इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 75%। ये आ गया मेरा। सेम ऐसे मैं करूंगा 36,000 इंटू 70, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% ये निकाला। इस प्रकार मैंने प्रोबेबिलिटी वेट सेल्स वैल्यू भी निकाल लिया। तो मैंने वेट लगा के यूनिट्स निकाला, मैंने वेट लगा के सेल्स वैल्यू निकाला। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में अब यूनिट्स भी वैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी से, सेल्स वैल्यू भी अब वैसे निकालोगे। टोटल सेल्स में प्रोबेबिलिटी लगा दो, टोटल सेल्स वैल्यू में प्रोबेबिलिटी लगा दो 3 बार। इससे आप क्या करो, अब टोटल सेल्स वैल्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो आप देखिए अब हम इसी को ही कंसिडर करेंगे। 79.13 के हिसाब से हम रेवेन्यू दिखाएंगे, यही हमारा एवरेज सेल्स वैल्यू है। तो अब यहां पर क्वेश्चन है, हालांकि हमें ये नहीं बताया कि कितना कितना यूनिट सेल होगा, ये तो बता दिया कि एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा है 25950 यूनिट्स, जितना हमने सोचा हम इतना ही अचीव करेंगे। तो कौन सा ईयर में करेंगे, कैसे करेंगे, वो नहीं बताया। तो हम यहाँ पर दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा आईसीए ने बताया, पर मैं एक ही ऑल्टरनेटिव बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको एक ही ऑल्टरनेटिव करना है। और जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है आईसीए वाला, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मान के, और वो ज्यादा अच्छा है, हम मान के चलेंगे कि पहले हमने 10,000 यूनिट्स तक जब बेचा तब तो वो हमें 90 रुपीज देगा। फर्स्ट 10,000 यूनिट्स में वो हमें कितना पैसा देगा, 90 रुपीज करके देगा। पर क्या हम रेवेन्यू 90 रुपीज करके दिखाएंगे, नहीं। हम तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से हम इसी अमाउंट से रेवेन्यू दिखाएंगे, जो एक्सपेक्टेड हमारा वैल्यू आएगा उतना ही हम रेवेन्यू दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट 10,000 यूनिट्स में हमें पैसा मिलेगा 10,000 यूनिट्स, क्योंकि जब तक वो 10,000 यूनिट्स क्रॉस नहीं करेगा हम बोलेंगे भाई 10,000 यूनिट्स का तो तू 90 रुपीज करके दे। कल को तू जब ज्यादा यूनिट्स खरीदेगा तो हम तेरा एडजस्टमेंट कर देंगे, पर फिलहाल तो कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में तू ज्यादा खरीदेगा। तो फर्स्ट 10,000 यूनिट्स तक तो वो हमें 90 रुपीज करके पैसा देगा, 9 लाख रुपीज वो हमें पैसा देगा। बट क्या हम रेवेन्यू 9 लाख दिखाएंगे, नहीं। हम रेवेन्यू दिखाएंगे 10,000 यूनिट्स का 79.13 करके, जो हमने निकाला है। तो हम इतना ही रेवेन्यू दिखाएंगे। बचा हुआ क्या, बचा हुआ लाइबिलिटी दिखाएंगे, बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाएंगे 108700 दिखा देंगे आप। अब आगे जाके मान लो जब वो और फर्दर 15,950 यूनिट्स खरीदेगा, है ना, टोटल तो क्वेश्चन ने बता दिया ना कि जितना हमने सोचा उतना अचीव हो जाएगा। तो जब आगे फर्दर और वो कितना खरीदेगा, 10,000 तो खरीद लिए, जब फर्दर वो 15,950 खरीदेगा तो वो कितना पैसा देगा, आप बताओ। वो तब पैसा देगा, वो बोलेगा अब तो मेरा स्लैब इसमें आ रहा है, 10 से 35,000 के स्लैब में आ रहा है, वो बोलेगा 80 रुपीज करके बनता है। तो वो फर्दर जो 15,950 यूनिट्स खरीदेगा उस पर वो 80 रुपीज करके देगा। तो आप बोलोगे 12,76,000 देगा, इतना भी नहीं देगा। वो बोलेगा इतना तो मुझे देना चाहिए, पर पहला 10,000 यूनिट्स में जो उसने ज्यादा पैसे दिए थे 10 रुपीज, उसको भी तो एडजस्ट करेगा, है ना। यानी उसको भी तो एडजस्ट करेगा क्योंकि इसने पहला 10,000 यूनिट्स में 90 रुपीज करके पैसा दिया था, जबकि अब इसका 80 का स्लैब आ रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होना है। तो मतलब 10 रुपीज करके 10,000 यूनिट्स में वो 1 लाख कम देगा, यानी वो देगा 11,76,000 ही पैसा देगा। और या फिर आप डायरेक्टली इस प्रकार निकाल सकते हो, वो डायरेक्ट टोटल हिसाब करेगा, वो बोलेगा देख 25,950 मैंने टोटल यूनिट्स खरीदा है और इस पे मुझे 80 रुपीज करके आपको देना चाहिए, मुझे इतना पैसा आपको देना चाहिए 20 लाख। ये ज्यादा सिंपल है, 20,76,000 टोटल आपका हिसाब बनता है, जिसमें मैंने पिछले बार जब मैंने 10,000 यूनिट्स खरीदा था तो आपको मैंने 9 लाख रुपीज ऑलरेडी दे रखा हुआ है, यानी 11,76,000 मुझे आपको और देना है। और इसी तरीके से आप एग्जाम में भी कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये बोलोगे कि 25,950 टोटल ले लेना, उसमें 80 रुपीज करके पैसा देना है, लेकिन 9 लाख तो पहले से दिया हुआ ही है, तो अब इतना पैसा वो देगा। हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, हम रेवेन्यू तो 15,950 का 79.13 करके हम रेवेन्यू इतना दिखा देंगे। तो हम रेवेन्यू तो ज्यादा दिखा रहे पर पैसा तो कम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले लाइबिलिटी हमने खड़ा किया हुआ था ना उसको रिवर्स कर देंगे। हमने लाइबिलिटी खड़ा ही क्यों किया था, वो बाद में, पहले एक्सेस पैसा मिला था तो लाइबिलिटी खड़ा किया था। अब इतना हमें पैसा रेवेन्यू दिखाना चाहिए, पर हमें पैसा इतना ही मिल रहा है, तो हम बाकी का लाइबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। तो हमारा अब लाइबिलिटी कितने का दिखेगा, 10,8700 का लाइबिलिटी था,
इसमें से 86124 हमने 108700 का लाइबिलिटी खड़ा किया हुआ था, इसमें से 86124 हमने रिवर्स कर दिया, तो 22576 का हमारा स्टिल लाइबिलिटी है। ये क्या है पता है, ये कौन सा आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका टोटल 25950 यूनिट्स में हमें ओवरऑल तो 80 रुपीज करके पैसा मिली गई, 80 के स्लैब में आ रहा है, पर हमने तो 79.13 करके दिखाया था, तो कितना हमारा शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं 0.87 का, क्योंकि 80 रुपीज करके पैसा मिला है, पर हम रेवेन्यू 79.13 के हिसाब से दिखा रहे थे, यानी 0.87 का हमने रेवेन्यू दिखाया नहीं था। 0.87 आप देखो, ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका इतने का लाइबिलिटी है, भी बैलेंस बचा हुआ है। आप देखिए 0.87 इंटू 25950 कर लो आप, 2257। तो अब आगे जो बचा हुआ लाइबिलिटी है उसका कोई काम नहीं है, तो रिफंड करना नहीं है, तो बचा हुआ लाइबिलिटी को भी रेवेन्यू में डाल दो, बात खत्म। आप चाहो तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 को मर्ज भी कर सकते हो, पर मत करना एग्जाम में। एग्जाम में आप ऐसे करना, आप एग्जाम में देखना कि पैसे कितने और मिल रहे हैं, हम रेवेन्यू कितना दिखा सकते हैं 10,000 का, जैसे हमने 79.13 करके दिखाया, वैसे 15950 का भी 79.13 करके रेवेन्यू दिखाएंगे, बचा हुआ लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे। अब जितना जो बचा हुआ लाइबिलिटी और वो कुछ नहीं है, वो 0.87 का डिफरेंस है एंटायर 25950 यूनिट्स पे। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिखा हुआ है मैंने, देखो 25950 यूनिट्स का 0.87 करके ये भी रेवेन्यू दिखा देंगे, क्योंकि टोटल तो हम 80 रुपीज करके रेवेन्यू दिखाएंगे, उतना पैसा मिल रहा है। पहले हमने भले 79.13 करके दिखाया था, क्योंकि वो तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से निकाला था, तो आप यहाँ पर आराम से कर लोगे इस प्रकार। तो पॉइंट नंबर सी में जनरल पूछा है, तो मैंने ए और सी एक साथ करा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर बी बचा हुआ है। पॉइंट नंबर बी देखो, पॉइंट नंबर सी में इन्होंने बोला कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से क्या जर्नल एंट्री होगी वो बताइए, तो हमने बता दिया, ए और सी पहले पूछना था। अब पॉइंट नंबर बी में ये क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे कि अगर मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड से अगर आप मेजरमेंट करते इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना। और वर्किंग्स आपको करने के लिए मान लो कि एज्यूम करो कि जितना आपने सोचा है मोस्ट लाइकली में उतना अचीव भी हुआ है, तो मोस्ट लाइकली में आप क्या लोगे, आप खुद बताओ, मोस्ट लाइकली में आपको क्या लेना चाहिए। मोस्ट लाइकली कौन सा आ रहा है आपका 28,000 यूनिट्स, 75%, यानी सब मोस्ट लाइकली में 28,000 यूनिट्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट लाइकली में ये यूनिट्स ले लेंगे और ये रेवेन्यू पकड़ लेंगे, यहाँ पर बात खत्म। तो हम यहाँ पर इस प्रकार कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट 10,000 यूनिट्स में तो हमें पैसा मिलेगा 9 लाख रुपीज, बट हम रेवेन्यू कितना देखेंगे, मोस्ट लाइकली मेथड के हिसाब से 80 रुपीज आपका रेवेन्यू दिखाना है आपको पर यूनिट। तो आप रेवेन्यू दिखा दोगे 10,000 यूनिट्स का 80 रुपीज करके 8 लाख रुपीज, पर पैसे तो 90 रुपीज करके मिले अभी फर्स्ट 10,000 में, तो बचा हुआ लाइबिलिटी दिखा दिया आपने। अब आगे जाके वो क्या करेगा, आगे जाके पूरा 28,000 यूनिट्स पे 80 रुपीज करके पकड़ेगा, माइनस 9 लाख कर देगा जो पहले उसने पैसा दिया था, वो इतना पैसा देगा। बट हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, 18,000 यूनिट्स का 80 रुपीज करके रेवेन्यू दिखाएंगे, और बचा हुआ ये लाइबिलिटी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर सी जब आपने समझ लिया तो इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट 10,000 यूनिट्स में हमें 90 रुपीज करके पैसा मिल रहा है, पर हम रेवेन्यू 80 रुपीज करके दिखा रहे हैं, तो 10 रुपीज का आपका लाइबिलिटी खड़ा हुआ 10,000 यूनिट्स में। अब आगे जब ये फर्दर और ये 18,000 यूनिट्स खरीद लेगा तो वो सेट ऑफ कर लेगा, वो तो वो सेट ऑफ करके देखो ये 9 लाख रुपीज माइनस करके वो पैसे कम दे रहा है, बट हमें रेवेन्यू तो इतना दिखाना है 18,000 इंटू 80, तो ये कम दे रहा है, तो बच्चा हुआ लाइबिलिटी से एडजस्ट हो गया, बस बात खत्म। ये जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करना है क्योंकि बोला नहीं है, पर फिर भी आप एग्जाम में चाहो तो जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, और अदरवाइज आप थ्योरी में जो उन्होंने लिखा हुआ है मैंने उसी को जर्नल एंट्री का रूप दे दिया। आप जर्नल एंट्री का रूप से दिखाइए या फिर थ्योरी में दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आप बताओ क्या ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, हाँ या ना, मुझे बता दो कि और समझाने की जरूरत है तो मुझे बता दो आप। कनिका जी बोल रहे हैं कि सर का साहब ऑडिट लॉ भी पढ़ाते हैं, क्या पता मैं ऑडिट लॉ पढ़ाता तो अच्छा नहीं पढ़ाता सर, है ना, क्योंकि एक इंसान आप देखिएगा हर चीज़ में वो बेहतर नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं कनिका जी, क्या पता मैं बहुत खराब पढ़ाता हूँ ऑडिट लो और आप लोग सब भाग जाते हैं। कि मेरा बचपन से इंटरेस्ट प्रैक्टिकल्स में रहा है, हमेशा से, मतलब प्रैक्टिकल्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो मैं शायद उतना मैं नहीं अच्छा पढ़ा पाता आपको थ्योरी में, क्या पता जितना मैं प्रैक्टिकल में मुझे लगता थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ। चलो सभी कह रहे मजा आ गया, एकदम क्लियर हो गया, तो सबको क्लियर हो गया तो लाइक ठोको यार, तभी तो पता चलेगा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्लियर हुआ तो लाइक ठोको एक बार, और कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी डाउट भी ले रहा हूँ मैं 1 मिनट का, 1 मिनट तो नहीं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, कोई डाउट पूछ लेगा।
तो मैं ले लूँगा। अदरवाइज़ अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दैट डज़न्ट मीन कि आगे नहीं पूछा जाएगा। ये मई 2023 में क्वेश्चन आ चुका और मैंने पिछली बार भी आरटीपी, एमटीपी में ये क्वेश्चन करवाया था पिछली बार और आ भी गया था एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ गया था। आगे भी क्या पता आ जाएगा। आगे भी क्या पता आ जाएगा। तो चलिए, अभी हम करते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। सर 5 बार लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप है ना उसमें ऑड नंबर में लाइक कर सकते हो, इवन में मत करना, नहीं तो वो लाइक लाइक चला जाएगा। लाइक डिसलाइक लाइक हो जाएगा ना फिर, मतलब लाइक अनलाइक हो जाएगा फिर। 5 बार करो, 7 बार करो चलेगा। 2, 4, 6, 8 मत करना, तो वो लाइक उड़ जाएगा फिर। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आरटीपी मई 2022। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में लेकिन छोटी-सी प्रॉब्लम है और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जिस क्वेश्चन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है ना, ऐसे को मज़ा आता है वो क्वेश्चन पूछ के। इस क्वेश्चन में भी छोटी-सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी-सी प्रॉब्लम है। विनय जी बोल रहे सर स्टडी में मन नहीं लग रहा है, टेंशन हो रही है। मन नहीं लग रहा है इसलिए तो टेंशन हो रही है, पढ़ाई करो यार। अभी मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, दैट डज़न्ट मैटर। अभी हमें पढ़ना पड़ेगा बाय हुक बाय क्रुक, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अभी ये मैटर ही नहीं करता कि आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कैसे ही पढ़ो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए। तो कोई भी बच्चा अगर अभी ये बोल रहा है ना मन नहीं लग रहा है, तो बेमन से पढ़ना तो पड़ेगा आपको अभी। आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आप पढ़ाई कीजिए। स्टडी प्लान कल हम डिस्कस करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया कल हम मॉर्निंग 11 बजे या 1 बजे हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 एस लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्प लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट फॉर ए प्रॉमिस कंसीडरेशन और रुपीस 20 लाख। यानी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि 20 लाख रुपीस के प्रॉमिस कंसीडरेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है और बोनस भी मिलेगा 2,50,000 का। ये वेरिएबल कंसीडरेशन है, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये तभी मिलेगा अगर 24 मंथ्स के अंदर काम कंप्लीट होगा। At the inception of the contract, S Limited correctly accounts from the for the promised bundle of goods and services as a single PO। बोल रहा है कि ये सिंगल पीओ है आपका। ऑब्वियसली बात है, आपका वेरिएबल कंसिडरेशन भी तो उसी से रिलेटेड दिया जा रहा है, सिंगल पीओ है। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्सपेक्ट द कॉस्ट टू बी रुपीज 11 लाख। यानी आप एक्सपेक्ट करो कि 11 लाख आपका खर्चा लगेगा एंड कंक्लूड्स डेट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट ए सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड विल ओकर। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ये वेरिएबल कंसिडरेशन को भी दिखाओगे रेवेन्यू में, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिवर्सल होने का हाईली प्रोबेबल चांस। मतलब आपको लग रहा है कि आप 24 मंथ्स में काम कंप्लीट नहीं कर सकते और अगर आपने ये दिखा दिया तो ये बाद में रिवर्स करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो हमने तो देखा ही था वेरिएबल कंसीडरेशन में हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। हमें लगता है कि हम अचीव कर लेंगे तो हम इसे ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा मानते हैं। बट जबकि हमें लग रहा है इंसेप्शन में कि हम इसे अचीव नहीं करेंगे तो ये हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन प्राइस हम कितना मानेंगे? 20 लाख मानेंगे। कॉस्ट हम कितना मानेंगे? 11 लाख मानेंगे। Completion of the heavy duty equipment is highly susceptible to factors outside of the company's influence, mainly due to difficulty with the supply of components। और रीजन भी बता दिया, बोला कि कंपोनेंट्स वगैरह की सप्लाई में डिफिकल्टी होने की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम में, है ना। और ये सस्पेंस यहाँ पर मतलब चांसेस कम लग रहे हैं कंप्लीट होने का। तो ठीक है, आप इसे मत लो, ट्रांजेक्शन प्राइस में सिर्फ 20 लाख लो। एट 31 मार्च एस लिमिटेड ने 65% अपना पीओ सेटिस्फाई कर दिया है और वेरिएबल कंसीडरेशन स्टिल कंस्ट्रेंड है। यानी वेरिएबल कंसीडरेशन में स्टिल चांस नहीं, कंस्ट्रेन लग रहा नहीं हो पाएगा। तो हमने ट्रांजेक्शन प्राइस में इसको हिस्सा मानेंगे भी नहीं हम यहाँ। अब यहाँ पर आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन बस मुझे चाहिए, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ता हूँ। हावर ऑन फॉर्चून कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ, फिक्स कंसीडरेशन इंक्रीज हुआ, टाइम अलाउबल 6 मंथ्स है, ये डेट इट इज हाईली प्रोबेबल। चलो ये लिखा हुआ नहीं है, हम ये यहाँ पर बस ये मानना चाहेंगे मेरे हिसाब से, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 65% पीयू आपने 31 मार्च को ट्रांसफर कर दिया है। हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा, एट ए पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई नहीं होगा। हम एज्यूम करेंगे कि पीओ सेटिस्फाई होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और हम 65% अगर हम काम खत्म कर दे रहे हैं तो 65% हम रेवेन्यू दिखा देंगे। क्वेश्चन में शायद मुझे दिखा तो नहीं है कि कहीं पर लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ पर फिर भी इससे हमें पता चल रहा है कि ये पीओ यहाँ पर सेटिस्फाई होगा ओवर ए पीरियड ऑफ। तो आप क्या करोगे, अब 31 मार्च में अगर 65% आपने काम खत्म कर दिया है तो आप 20 लाख का 65% रेवेन्यू दिखा दीजिए, 11 लाख का 65% खर्चा दिखा दीजिए, बात खत्म, है ना। हम ओवर टाइम मान लेंगे। तो आप देखिए 31 मार्च 2002 को 20 लाख जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है इसका 65% हम रेवेन्यू दिखा देंगे।
11 लाख जो टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड हमारा लगेगा, इसका 65% हम खर्चा दिखा देंगे, एक्सपेंस दिखा देंगे, है ना? ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंस दिखा देंगे, तो पीएनएल में हमारा 5,85,000 आ जाएगा, बस बात खत्म। 31 मार्च 2002 का बात खत्म। अब आगे क्या हुआ सोचो। आगे पता है 4 जून 2002 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल के मार्च के बाद जून में 2002-3 की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ विद द रिजल्ट दैट फिक्स कंसीडरेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज बाय 1,50,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। तो जो आपका 20 लाख का जो कंसीडरेशन आपको मिलता, अब मॉडिफाई हो गया, अब कस्टमर मुझे और 1,50,000 ज्यादा देगा, तो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा, 20 लाख प्लस 1.5 लाख, यानी 21,50,000 मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस है। और मेरा कॉस्ट भी जो है मॉडिफिकेशन की वजह से मेरा कॉस्ट अब कितना लगेगा, पुराना 11 प्लस 0.8, 11.8 लाख का मेरा कॉस्ट लगेगा। ये दोनों मेरा मॉडिफाई हुआ 4 जून को, है ना? और टाइम भी हमें ज़्यादा मिल गया, और 6 मंथ्स का टाइम मिल गया हमें बोनस के लिए। जो बोनस अचीव करने का आपका टाइम पीरियड था ना 24 मंथ्स, इसको बढ़ा के और 6 मंथ्स एक्स्ट्रा हमने दे दिया गया। और इससे अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हाईली प्रोबेबल है कि बोनस अचीव हो जाएगा टाइम से, और कॉन्ट्रैक्ट सिंगल पीओ ही रहेगा आपका, है ना? तो अब देखिए, अब हमारा बोनस अचीव हो जाएगा हमें लग रहा है। तो अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें लग रहा है कि बोनस हमारा अचीव हो जाएगा, तो हम रीअसेसमेंट करेंगे ट्रांजेक्शन बेस का। अब हमारा ट्रांजेक्शन बेस क्या होगा पता है, 20 लाख में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 20 लाख में एक तो ये इंक्लूड किया ही हमने जो हमें मिलेगा, और अब वेरिएबल कंसीडरेशन भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हम बोनस अचीव कर जाएंगे। तो हमारा अब ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा, 20 प्लस 1,50,000 जो हमें अब मॉडिफिकेशन की वजह से मिलेगा, और ये वेरिएबल कंसीडरेशन भी अब इसका हिस्सा होगा। तो 24 लाख हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस होगा। कॉस्ट हमारा कितना होगा, 11 लाख कॉस्ट हमारा टोटल, 80,000 हम एक्सपेक्ट करें हमारा खर्चा होगा, 11,80,000 हमारा कॉस्ट होगा टोटल। कैसे बोला, मैंने ही बोला 20 को 24 बनाया ट्रांजेक्शन, और कॉस्ट तो देखिए 11 लाख जो हम बोल रहे हैं ना, 80,000 से और बढ़ जाएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारा लगेगा 11,80,000। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड तक अगर हम बात करें, 2002-3 का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपने पहले फाइनेंशियल ईयर में आपने 65% परफॉर्मेंस अचीव किया था, है ना? 55% आपने परफॉर्मेंस अचीव किया था, तो हमने माना, सॉरी 65% आपने परफॉर्मेंस अचीव किया, तो हमने माना कि 65% आपने इतना खर्चा कर दिया, 7,15,000। अब नेक्स्ट ईयर में और भी तो खर्चा किया होगा, बट इस क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई खर्चा नहीं किया, इतना ही टिल डेट आपका खर्च है। और हम इस खर्चे के बेसिस में हम अब परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन डिटरमाइन, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 7,15,000 हमने खर्चा किया है, टिल डेट कोई नया खर्चा और हमारा हुआ नहीं, एज्यूम कर रहे हैं। और टोटल हमारा खर्चा जबकि 11,80,000 हो गया, तो हमारा परसेंटेज वर्क कंप्लीशन जो हमने 65% पहले माना था, अब वो 65% नहीं होगा, अब हमारा 60.6%। कैसे, पहले तो 7,15,000 को हमने डिवाइड बाई 11 लाख किया था इंटू 100, उससे 65% आया। अब हम बोलेंगे कि 7,15,000 ही हमारा खर्चा हुआ है, लेकिन अब हमारा टोटल कॉस्ट जो लगेगा 11,80,000 लगेगा, तो उस हिसाब से 60.59% आ रहा है, यानी 60.60% आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम में आप गलती कर सकते हो, ये वाला ध्यान रखना, आपको परसेंटेज वर्क कंप्लीशन निकालना है। और इसी में मुझे थोड़ा सा इशू है, ये इशू है कि अगले साल तक और भी तो काम में खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा कहाँ है, वो खर्चा इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं दिया। तो हम ये एज्यूम करें कि 2002-3 में हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, जितना आपका 2001-2 में खर्चा था 7,15,000, उतना ही टिल डेट खर्चा हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ने की वजह से परसेंटेज वर्क कंप्लीशन हमारा 60.6% है। अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर क्या कहीं पर भी लिखा इन्होंने कि इनपुट मेथड से इन्होंने 65% डिटरमाइन किया है, क्या यहाँ पर लिखा है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर, लिखा हुआ है देखो, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट इनकर के बेसिस में इन्होंने डिटरमाइन किया 65%, मतलब ये जो 65% इन्होंने निकाला किस बेसिस में, 11 लाख का 65%, यानी 7,15,000 खर्चा के बेसिस में इन्होंने परसेंटेज निकाला। तो हम मान रहे हैं कि यहां पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इनपुट मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, इनपुट मेथड यहां पर यूज हो रहा हमारा। और उसी बेसिस में हमने बोला कि आगे भी हमारा यही खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा हमने कोई खर्चा किया ही नहीं है, लेकिन टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट चेंज होने की वजह से अब हमारा परसेंटेज इतना है। तो 60.60% हमारा वर्क कंप्लीशन है ना? और रेवेन्यू टोटल ट्रांजेक्शन बेस कितना है, 24 लाख, 24 लाख का 60.60% कितना होता है,
24 लाख का 60.6%, ये होता है 14,54,400 का हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं। बट हमने पिछले साल तो ऑलरेडी 13 लाख का रेवेन्यू दिखा चुके हैं हम। तो अब बचा हुआ कितना, 1,54,400 बचा हुआ रेवेन्यू हम 31 मार्च 2003 में दिखाएंगे, बात खत्म। और ये मेरा खुद का सेल्फ नोट है कि ये एज्यूम किया है कि 2002-3 में हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया। तो 2001-2 में बस जो हमने कॉस्ट इनकर किया था, है ना, 7,15,000, वही इस साल है। बट जो कि लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा। तो आप बताइए क्या ये समझ में आया? तो मतलब हमें ये समझ में आया, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2001-2 में हमारा 13 लाख का हमने रेवेन्यू दिखाया, और बचा हुआ 2002-3 में 154,400 का हमने रेवेन्यू दिखाया। बताइए क्या ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे? अब एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं करना, पहले पीरियड में तो कुछ करना नहीं है। अगले पीरियड में नया ट्रांजैक्शन प्राइस, नया कॉस्ट है, तो ये नया कॉस्ट को पुराने जो खर्चे आपने किया उस बेसिस में परसेंटेज निकाला, परसेंटेज टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 24 लाख में निकाला, तो टोटल जो आया उसमें से पुराना 13 लाख माइनस करके आपने नया एडिशनल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है वो आपने बता दिया। आप बताओ क्या डन है ये क्वेश्चन भी? डन है। अगर ये क्वेश्चन भी डन है तो अब तो भाई बच्चे लोग आएंगे, बच्चे लोगों को चुटकियों में सलटाएंगे फटाफट से। तो मैं अब बिना किसी देर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप बताओ, अभी तक मैंने जितने भी हाई फाई क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। अब एक इलस्ट्रेशन 56 कराऊंगा मैं आखिर में। इलस्ट्रेशन 56 एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने का भी चांस है, मैंने अपने टेस्ट पेपर में भी डाला था, वो मैं कराऊंगा। बट उससे पहले और रिमेनिंग कुछ भी आरटीपी एमटीपी की क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। चलिए, और अगर समझ में आ रहा है तो कोई बच्चा लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अभी हम। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ डिजाइनर फर्नीचर। इट सेल्स गुड्स ऑन एक्सटेंडेड क्रेडिट। एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर बेचा है 40 लाख रुपीस का कस्टमर को। पेमेंट मिलेगा 12 मंथ्स के बाद विथ इंटरेस्ट 3% पर एनम। यानी बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, बच्चे बोलेंगे कि ये टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस होगा, ये टोटल पैसा आपको मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन का इंग्लिश समझिए। क्वेश्चन ने बोला कि 40 लाख रुपीस में बेचा है, इसका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद मिलेगा विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो आपका टोटल अमाउंट वैल्यू 40 लाख नहीं है, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो क्या है, 40 लाख, और 12 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 3%, यानी आपको 41,20,000 मिलेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो 41,20,000 मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मार्केट का रेट 8% है। तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं पता है सर? सिंपल सी बात है, इसमें 40 लाख आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है, 40 लाख हम रेवेन्यू दिखाएंगे और बचा हुआ 1,20,000 हम दिखाएंगे क्या, इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आपको आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना आपको पैसा कितना मिलेगा। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि इसकी कैश सेलिंग प्राइस 40 लाख रुपीस है ना, तो भी मैं 40 लाख को ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं मानता। मैं क्या बोलूंगा, अब देखो मेरा एकदम सिंपल सा एग्जांपल इस लॉजिक के पीछे। अगर मान लो एक मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन बेचता हूं। अगर मोबाइल फोन की फेयर वैल्यू 1 लाख रुपीस, स्टैंड एलोन वैल्यू 1 लाख रुपीस है, बट अगर मुझे 90,000 रुपीज कस्टमर से मिलेगा तो रेवेन्यू में 90,000 ही दिखाऊंगा, 1 लाख नहीं दिखाऊंगा। अगर मुझे कस्टमर से 1,10,000 मिलेगा तो रेवेन्यू में 1,10,000 ही दिखाऊंगा। रेवेन्यू वो दिखाते जो पैसा हमें मिलेगा आपसे, ना कि जो उसकी स्टैंड अलोन वैल्यू है। हाँ, कितने बार एलोकेट करने के लिए हम उसका सहारा लेते वो अलग बात है, उसमें भी हम क्या करते, जो कंसीडरेशन हमें मिलेगा उसको एलोकेट करते, ना कि फेयर वैल्यू को एलोकेट करते। तो आप देखो 41,20,000 मुझे मिलेगा कब, आज 0th ईयर है, फर्स्ट ईयर में मुझे 41,20,000 मिलेगा, है ना। फर्स्ट ईयर में मुझे मिलेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो मुझे फर्स्ट ईयर में जो ये मिल रहा है ना, ये आपका 1.08 है देखा जाए तो। फर्स्ट ईयर में मुझे मेरा फर्नीचर का भी पैसा मिलना चाहिए, 8% मार्केट का रेट है, 8% इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये जो 41,20,000 मुझे मिल रहा है, ये भले कस्टमर बोलते कि 3% का रेट है या एंटिटी बोलते 3%, नहीं माना जाएगा। मार्केट रेट 8% है। तो आपको एग्जाम में क्या करना, आपको देखना है कि पेमेंट कितना मिलेगा। आप ये देखो, पेमेंट फ्यूचर में हमें ये मतलब नहीं 40 प्लस 3% मतलब नहीं, ये तो कोई भी कुछ भी बना लेगा। आप देखो फ्यूचर में 41,20,000 मिलेगा, और इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा मार्केट रेट से। ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी मैंने करवाया है, 41,20,000 डिवाइड बाय 1.08, तो इसकी आज करंट मार्केट वैल्यू 3814815, 3814815 आज की इसकी वैल्यू है। तो हम इतने को ही ट्रांजेक्शन प्राइस मानेंगे, इतने का ही हम रेवेन्यू दिखाएंगे, और बाकी का बचा हुआ हम इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 305,185, ये आपका इंटरेस्ट इनकम होगा। तो ये इन्होंने बोला 3814815 इतना का हम रेवेन्यू दिखा देंगे जब हमने बेचा आज ही,
तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीवेबल टू रेवेन्यू इतने की, और 1 साल के बाद हम रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम इतने का दिखाएंगे, और 1 साल के बाद जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक रिसीवेबल हो जाएगा। बस बात खत्म। तीनों एंट्री भी मैंने बता दी आपको, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन में बस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से अब ये गलती नहीं करोगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपका हो चुका है तो मैं क्वेश्चन बैंक में आता हूँ। अब मैं अब देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मुझे आपको करवाना चाहिए। वो क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करवा देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको आरटीपी एमटीपी की टेंशन नहीं लेनी है। ये तो मैंने करवा ही दिया। ये क्वेश्चन जरूरत नहीं है, आप खुद से गो थ्रू कर सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन में भी एक जगह गलती कर सकते हो। छोटी सी एक बात मुझे आपको बताना है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग 2001 XYZ लिमिटेड ने कंप्लीट किया लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को। टोटल पैसा कितना ले रहा है, 5 लाख रुपीज ले रहा है कैश में, है ना, टोटल 5 लाख रुपीज ले रहा है। एज ए स्पेशल अरेंजमेंट एंड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर द कस्टमर्स ऑर्डर, XYZ लिमिटेड ने एग्री किया कि वो इक्विपमेंट को मेंटेन करके भी देगा 3 सालों तक, 3 इयर्स तक मेंटेन करके देगा। अगर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता तो सेल प्राइस आपका 485,500 होता है। यानी स्टैंड अलोन प्राइस बता दी उन्होंने। इन्होंने बता दिया कि जो सप्लाई कर रहे हैं ना इक्विपमेंट, उसकी स्टैंड अलोन प्राइस ये है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं देते तो इतना पैसा मिलता। और मेंटेनेंस अलोन का हम पैसा कितना लेते हैं पता है, 12,500 पर एनम। तो पता है बच्चे एग्जाम में क्या गलती करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो बोलेंगे सर ठीक है हम समझ गए, हमें 5 लाख रुपीज, हमें जो टोटल कंसिडरेशन मिलेगा, यहाँ पर 2 पीओ है। एक पीओ है हम इक्विपमेंट सेल करें, और दूसरा पीओ मेंटेनेंस सर्विस। तो अब बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों में एलोकेट कर देंगे। बट गलत हो जाएगा। 3 साल का मेंटेनेंस दे रहे हो और ये 1 साल का 12,500 है, तो 3 साल का ये 37,500 होगा। तो मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन प्राइस 12,500 नहीं है, मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन प्राइस 37,500 है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लाख रुपीज हम दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करेंगे। एक पीओ तो हमारा सेल ऑफ गुड्स है, जिसकी फेयर वैल्यू है स्टैंड अलोन इतनी की 485,500, और दूसरा हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेंटेनेंस, जिसकी स्टैंड अलोन वैल्यू इतनी है। तो आप 5 लाख रुपीज को इन दोनों रेशियो में एलोकेट करोगे, और जब आप इक्विपमेंट बेच दोगे इतने का रेवेन्यू दिखाओगे, और ये आपका मेंटेनेंस का रेवेन्यू है। ये 3 सालों में तोड़ तोड़ के, जैसे जैसे 3 सालों में मेंटेनेंस दोगे वैसे वैसे आप रेवेन्यू दिखाओगे। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये 37,500 अब आप भूलोगे नहीं एग्जाम में। अगर अब नहीं देखते ना ये वाला क्वेश्चन, देखने को इजी है पर ये आप गलती करके आते हैं। बताओ बच्चे, आप लोग ही बताओ मुझे, क्या आप ये गलती नहीं करके आते? तो मुझे पता है आप कहाँ गलती कर सकते हो, वो जगह पे मैं टारगेट करता हूँ और वो मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ। एक जन बोला सर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट करवा दीजिए। क्यों कराऊं भला? जो आपका 6.5 घंटे का वीडियो है उसमें इलस्ट्रेशन के, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के सभी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हुए वहां पर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा 6.5 आवर्स का वीडियो जो है उसमें कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वगैरह के देख रखे होंगे। वहां पर जो करवाया वो यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। डबल डबल कराना कोई सेंस नहीं बनेगा। और अभी सीए का लास्ट टाइम बचा है, अभी तो आप लोगों ने आई थिंक वो सब देख के खत्म कर लिया होगा। नहीं किया तो आप लोग की गलती। इतने कितने टाइम से चिल्ला रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो, कितने बार तो मैंने टेलीग्राम में लिंक डाल दिया बार बार। आप बताओ डाला नहीं हो तो जो भी टेलीग्राम में है काफी टाइम से उन्होंने देखा होगा, मैं पिछले 3 महीना से बार बार लिंक डाल दूं। इस भरोसे डाल दूंगा तो क्या पता उनको पता चल जाएगा और वो लिंक से देख के खत्म कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप कितने बार मैं आप लोगों को बार बार डालता हूं मैं अवेयरनेस करने के लिए कि आप लोग शायद इस भरोसे देख लोगे, आप क्या पता। ये एक और पॉइंट्स वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फटाफट गो थ्रू करवा देता हूं। यहां पर देखिए ए लिमिटेड 20 रिजॉर्ट ऑन करता है। एवरी कस्टमर जो स्टे करेगा रिजॉर्ट में उसको पॉइंट्स मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा उस पर पॉइंट्स मिलेगा। अंडर स्कीम में, इस स्कीम में क्या 100 रुपीज स्पेंड करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। और पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 100% ही पॉइंट्स का एक्सरसाइज किया जाएगा। तो यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, कस्टमर ने 10,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, है ना। कस्टमर ने क्या किया, 10,000 रुपीज स्पेंड किया है, तो उसे कितना पॉइंट मिलेगा? 100 रुपीज स्पेंड करने पर 1 पॉइंट मिलता है। 10,000 रुपीज स्पेंड करने पर उसे 100 पॉइंट मिलेगा, और 1 पॉइंट की वैल्यू है 5 रुपीज। तो आपकी जो पॉइंट्स है उसकी वैल्यू होगी 500 रुपीज। तो कहने का मतलब देखो, हम आज कस्टमर को जो सर्विस दे रहे रिजॉर्ट का, आज तो वो 10,000 रुपीज खर्चा करके आज रिजॉर्ट का बेनिफिट 10,000 रुपीज ले रहे हैं, बट फ्यूचर में भी वो 500 रुपीज का डिस्काउंट क्लेम करेगा।
और 100% प्रोबेबिलिटी क्लेम करेगा। अब अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता 80%, जैसे एग्जाम में थोड़ा घुमा सकता है, वो बोलेंगे 80% ही क्लेम होता, फिर 500 हम नहीं पकड़ते, फिर हम इसे 400 पकड़ते। 500 का 80% हम 400 पकड़ते। बोलता 70% तो हम 350 पकड़ते। तो अभी यहाँ पर हमने स्टैंड अलोन प्राइस तो निकाल लिया, एक का 10,000 है, एक का 500। तो हम जो पैसा टोटल 10,000 रुपीज ले रहे हैं उसको हम बांट देंगे। तो देखो 10,000 रुपीज को हम दो जगह बांटेंगे, एक तो आपका आज जो सर्विस ले रहे 10,000, और एक फ्यूचर में 500 का जो सर्विस लेंगे। तो आज जो 10,000 का ले रहे वो तो आज रेवेन्यू दिखा देंगे, और ये हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो 10,000 रुपीज जो आज हमें पैसा मिल रहा है उसके बदले हम दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आज 10,000 की सर्विस दे रहे हैं और फ्यूचर में 500 पॉइंट्स के जरिए 500 की सर्विस फ्यूचर में देंगे, उस रेशियो में बांट दो। 9524 आज रेवेन्यू दिखा देंगे, 476 आज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगा, फ्यूचर में जब वो यूटिलाइज कर लेगा तब रेवेन्यू में ट्रांसफर होगा। तो अब ये क्वेश्चन भी आप आराम से संभाल लोगे, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है सब, सारे क्वेश्चन तो ये सब हो ही गए। और देखता हूँ ये भी क्वेश्चन करा दिया के लिमिटेड वाला, अच्छा क्वेश्चन था ये करा दिया। ये तो बेकार सा क्वेश्चन, आने का चांस भी नहीं, थ्योरी क्वेश्चन आप देखना चाहो देख लो, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा मोटिफिकेशन का क्वेश्चन है, करा दूंगा मैं आपको। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर पता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोग को, ये आप खुद से कर लोगे आराम से। इलस्ट्रेशन आपने क्या निवान लिमिटेड करवा दिया, देख लेता हूँ, और एक इलस्ट्रेशन 56 भी तो कराना बाकी। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्या, इलस्ट्रेशन 65 का सिमिलर है। इलस्ट्रेशन 65 मैंने 6.5 घंटे वाले में कराया, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया आप लोग को। और क्या बचा है, ये क्वेश्चन भी सेम आपका इलस्ट्रेशन 54 का ही रिपीट है, तो ये क्वेश्चन नहीं करवाने। इलस्ट्रेशन 54 मैंने उसमें करवाया है 6.5 घंटे वाले वीडियो में, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, और कुछ बचता नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया अभी, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, बट फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। चलो तो ये क्वेश्चन पहले मैं गो थ्रू करवा देता हूँ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अब समय ज्यादा नहीं लगेगा, अब हमारा फटाफट से हो जाएगा। बोलो परफेक्टली चल रहा है ना सब कुछ एकदम अच्छे से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, मतलब मेरे साथ खत्म करो अब कहानी, 115 की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। द कंपनी हैज सोल्ड 13 आइटम्स टू ए कस्टमर विद आफ्टर सेल सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। कस्टमर बेचा है, साथ में सर्विस भी देगा 2 years तक का, यानी गुड्स और सर्विस दो चीज दे रहे हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, अमाउंट पेबल बाय कस्टमर क्या होगा, अगर वो 31 जनवरी तक पैसा देगा तो 8 लाख देगा, 28 फरवरी 2018 को पैसा दिया तो 8,10,000 देना पड़ेगा, 31 मार्च को पैसा दिया तो 8,20,000 देना पड़ेगा उसे। अब देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस हाईली प्रोबेबल है कि कस्टमर पेमेंट करेगा 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को अगर वो पेमेंट करेगा तो उसमें 8,10,000 रुपीज जो है हमें पैसा मिलेगा यहाँ पर। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बता दी उन्होंने, प्रोडक्ट जो बेचा उसका 7 लाख है, और जो 2 years की सर्विस देंगे मेंटेनेंस जो भी है उसका 1,40,000 स्टैंड अलोन प्राइस है। हमें क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, और हाउ मेनी ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन द अबोव अरेंजमेंट। दो ट्रांजेक्शन है, एक तो आपका सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और दूसरा मेंटेनेंस सर्विसेज 2 साल का, दो अलग ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 ट्रांजेक्शन, एक सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, दूसरा 2 years का आफ्टर सेल सर्विस, ये दो ट्रांजेक्शन है। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर एप्लीकेबल इंडेक्स। तो जो एक्सपेक्टेड अमाउंट रहता है वही हम लेते हैं। एक्सपेक्टेड अमाउंट हमें कितना मिलेगा, 8,10,000 मिलेगा, तो वही रेवेन्यू होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के बेसिस में काम होता है। तो 8,10,000 हमारा रेवेन्यू होगा। यहाँ पर पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज टुवर्ड्स सेल ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे पूछा टुवर्ड्स सेल ऑफ सर्विस। तो हम क्या करेंगे, 8,10,000 को बंटवारा करेंगे गुड्स में और सर्विस में इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंड अलोन। तो 7 लाख और 1,40,000 के रेशियो में देखो 8,10,000 को बांट दिया मैंने, और मैंने पता कर लिया कि जो टोटल जो 8,10,000 है उसमें से 6,75,000 सेल ऑफ आइटम है, 1,35,000 सर्विस का है। तो ये देखो पॉइंट नंबर 3 में 6,75,000 आ गया, पॉइंट नंबर 4 में 1,35,000 आ गया। फिर पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज द पोर्शन ऑफ करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। तो पूछना चाह रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट हम कितना दिखाएंगे, नॉन करंट हम कितना दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो ये किसके मामले में बोल रहा है, रेवेन्यू तो देखो हम साथ के साथ ही दिखा देंगे। ये बोलना चाह रहा होगा ये 1,35,000 के मामले में। तो 1,35,000 में हम बोलेंगे 2 साल की हम सर्विस देंगे,
तो 2 साल की अगर हम सर्विस देंगे, इसमें से आपका कुछ पोर्शन जो है वो करंट में जाएगा, कुछ पोर्शन आपका नॉन करंट में जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कब से सर्विस स्टार्ट हो रहा है। सर्विस कब से स्टार्ट हो रहा है? कंपनी ने सोल्ड किया सर्टेन आइटम्स कस्टमर को विद आफ्टर सेल सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल, दैट इज 1 अक्टूबर 2017 को आपका हो रहा है। और पेमेंट हमें मिलेगा 8,10,000, 28 फरवरी को हमें पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कुछ, एक बार देख लेता हूँ मैं। पेमेंट 28 फरवरी को मिलेगा, तो यहाँ पर इन्होंने तब, मैंने जब कल रीड किया था तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है फिर यहाँ पर। यस, कुछ गड़बड़ किया है। पता है हम क्या मान रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद से ही हम ये मान रहे 28 फरवरी के बाद से हम सर्विसेज देंगे, और जैसे जैसे सर्विसेज देंगे वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे। तो टोटल आपका सर्विसेज का अमाउंट आ रहा है 1,35,000, और ये 24 मंथ्स में दिखाया जाएगा। 1,35,000 24 मंथ्स में अगर दिखाया जाएगा तो पर मंथ 5625 होगा। तो हम ये मान रहे 28 फरवरी को। और एक और चीज भी आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर यहाँ पर तो पेमेंट डिले हो रहा है, तो इसमें फाइनेंस वाला पार्ट भी तो आना चाहिए। फाइनेंस वाला पार्ट भी तो आना चाहिए, फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो वहां पर तो हमने पढ़ा था, अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। यूजुअली 12 मंथ से कम रहता है तो वहां पर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट भी ले सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पर फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर है ना, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ये मानेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर रट्टा बोलो, ऐसे भी बहुत पुराना क्वेश्चन है 2018 का, गलती भी हो सकता है। तो हम ये मानेंगे 28 फरवरी के बाद से ही हम 24 मंथ तक सर्विस देंगे। तो आप सोचो मार्च 2018 का तो एक हम दिखाई देंगे, 5625 तो हम ऑलरेडी हम रेवेन्यू दिखा देंगे, मार्च का तो उसी पीरियड में दिखा देंगे। अब 31 मार्च को हम बोलेंगे 23 मंथ्स का हमें 23 मंथ्स का हमें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनाना है, जो 23 मंथ्स का आपका होगा कितना, 5625 इंटू 23 मंथ्स का, यानी 129,375 का लाइबिलिटी पड़ा हुआ रहेगा। यानी 1,35,000 का लाइबिलिटी नहीं रहेगा। एक तो 5625 हम दिखाई देंगे रेवेन्यू, एक महीने का, मार्च महीने का। बाकी आपका 23 मंथ्स का इतना हमारा 129,375 का हमारा लाइबिलिटी होगा, जिसमें से पहला जो 12 महीना वो तो करंट होगा, विद इन 12 मंथ जो सेटल होता है वो तो करंट होगा। तो इसमें से आप क्या बोलोगे, 5625 इंटू 12 बोल दो आप, 67,500 आप बोलोगे, इसमें से क्या है, करंट होगा। और बचा हुआ 129,375, बचा हुआ 61,875, वो अगले साल 12 महीने के बाद फर्दर और आपका जाएगा, ये नॉन करंट होगा। तो वही इन्होंने लिखा हुआ, देखिए 67,500 करंट, 61,875 नॉन करंट। क्योंकि टोटल देखो इधर 23 मंथ्स पेंडिंग है, 1 मंथ का तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही कर देना, 5625 हमारा एक महीने का तो हम रिकॉग्नाइज ही कर देंगे 31 मार्च 2018 को, है ना, 31 मार्च 2018 को। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ गलत लगता है मुझे, कि 31 मार्च 2018 होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में अब उपाय नहीं है, लास्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उपाय नहीं है हमारे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसे करवा दिया है, अदरवाइज समझा तो दिया है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आईसीए की प्रॉब्लम है, और वो क्वेश्चन पूछने का भी चांस कम है क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2018 का है, तो वो चांसेस बहुत रेयर है उसको। तो अब मेरे ख्याल से ये सारा चीज तो हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे क्या करवाना मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे एकदम, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में किया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में बस मुझे, आपको याद है मॉडिफिकेशन, अगर मैंने कंसेप्ट आपने रिवीजन किया होगा तो मॉडिफिकेशन में हमने दिखा था कि रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, तो जो रिमेनिंग हमें पैसा मिलता है वो हम स्प्लिट कर देते हैं प्रोस्पेक्टिवली। अगर रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं होता तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली हो क्या रहा है, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 4,50,000 रुपीज मिलेगा हर साल, 1,50,000 मिलेगा। तो 2 साल तो 1,50,000 मिला भी, हमने दिखा दिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड ईयर में पार्टी ने एग्री किया मॉडिफाई करने का, और थर्ड ईयर में हमें पैसा मिलेगा 1,20,000, और मॉडिफिकेशन में और फर्दर 3 साल के लिए ना एक्सटेंड भी कर दिया गया। यानी पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद अब रिमेनिंग 1 साल बचता है, हमने और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा दिया, तो टोटल रिमेनिंग हमारा और 4 साल बचता है।
जिसमें बोला थर्ड ईयर में हमें पैसा मिलेगा 1,20,000 और आगे जो नेक्स्ट ईयर्स होगा उसमें हमें 1 लाख करके 3 साल तक 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो टोटल हमें आगे जाके 4,20,000 मिलेगा और टोटल 4 साल है, तो हम 4,20,000 को 4 ईयर्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी 1,05,000 आगे जाके हर साल हम रेवेन्यू दिखाएंगे। वही चीज यहां पर बोला गया है। और यहां पर जबकि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का मैं आपको बता देता हूं, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर साल आपका कोई यहाँ पर सर्विस देंगे हम। तो जैसे जैसे हर साल सर्विस, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सर्विस डिस्टिंक्ट है सेकंड ईयर की सर्विस, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो रिमेनिंग सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट होगी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम मानेंगे डिस्टिंक्ट है तो हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में नहीं करेंगे। और प्रोस्पेक्टिवली ये कहता है कि रिमेनिंग कितना कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगा, हमें रिमेनिंग फ्यूचर में मिलेगा एक बार 1,20,000 और आगे 3 लाख, 4,20,000 हमें नेक्स्ट 4 सालों में मिलेगा और उसे नेक्स्ट 4 सालों में हम स्ट्रेट लाइन में बांट देंगे। तो 1,05,000 करके हम रेवेन्यू दिखा देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा हमने किया हुआ है, इसलिए मैंने ज़्यादा माथापच्ची नहीं किया वो क्वेश्चन में, और फटाफट करना था तो मैंने फटाफट करवा दिया आपको क्वेश्चन। तो अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा था ना, शायद आपको कोई क्वेश्चन करवाने का, कौन सा बोल रहा था मैं, कि नहीं है, करवा दिए क्या सारा? यस, एक बार जस्ट फटाफट गो थ्रू करता हूँ, फिर इलस्ट्रेशन 56 मुझे करवाना है आपको। ये नहीं है, ये नहीं है, ये सारे नहीं है, हो गया ना आई थिंक सारा। अच्छे से करवाया ना, समझ में तो आ गया ना सारा? एक बार बता दो, और समझ में आ गया तो लाइक भी कर दो। जितना लाइक होगा उतना उतने बच्चे समझे, मैं समझूंगा। जितने लाइक होंगे उतने बच्चे समझ गए, जितना डिसलाइक होगा उतने बच्चे नहीं समझे। चलो जी, तो मैंने सारे ही करवा दिया, आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चन हो गए। अब आज हम इलस्ट्रेशन 56 में आते हैं। इलस्ट्रेशन 56 में आ जाओ। एक ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है मैंने वो 6.5 घंटे के वीडियो में नहीं करवाया था, तो इलस्ट्रेशन 56 में आपको करवा देता हूँ। आ जाओ, ये देखो इलस्ट्रेशन 56 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टफ क्यों लगता है पता नहीं, पर ये सिंपल क्वेश्चन। आज ये 10 मिनट लगेगा, ये 10 मिनट में क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे फटाफट से, उसके बाद आपको विदाई भी दे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। चलिए, एन एंटिटी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर फॉर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसेस, दैट इज लाइसेंस ए एंड लाइसेंस बी, और ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। स्टैंड अलोन प्राइस भी बता दिया, लाइसेंस ए का 16 लाख है, लाइसेंस बी का 20 लाख है, बता दें। और हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों लाइसेंस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 16 लाख 20 लाख। एंटिटी ने ट्रांसफर कर दिया लाइसेंस बी एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बताइए, अगर लाइसेंस बी इंसेप्शन में आज ही हमने लाइसेंस बी ट्रांसफर कर दिया है, तो लाइसेंस बी से रिलेटेड रेवेन्यू भी हम आज दिखा देंगे। बट लाइसेंस ए 1 महीने के बाद ट्रांसफर होगा, तो लाइसेंस ए अगर 1 महीने के बाद ट्रांसफर होगा तो रेवेन्यू क्या आज दिखाएंगे लाइसेंस ए का, कि 1 महीने के बाद? हमने क्या पढ़ा है, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, तभी तो रेवेन्यू दिखाएंगे। तो लाइसेंस बी का तो रेवेन्यू इंसेप्शन में दिखा देंगे क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया। बट लाइसेंस ए हम 1 महीने के बाद देंगे तो रेवेन्यू भी 1 महीने के बाद दिखाया जाएगा। केस ए में क्या बोला इन्होंने, वेरिएबल कंसीडरेशन एलोकेटेड एंटायरली टू वन पीओ। देखिए यहां पर क्या बोला, प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर लाइसेंस ए इज फिक्स अमाउंट ऑफ 16 लाख, एंड फॉर लाइसेंस बी द कंसीडरेशन इज 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज लाइसेंस बी। For purpose of allocation, the entity estimates its sale-based royalty, that is the variable consideration to be rupees 20 lakh, allocate the transaction price। केस नंबर ए बहुत सिंपल रखा, इन्होंने बोला कि लाइसेंस ए के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि फिक्स अमाउंट हमें 16 लाख रुपीज, तो हम 16 लाख रुपीज रेवेन्यू हम कब दिखाएंगे, ये बता दिया। देखो लाइसेंस ए के लिए फिक्स अमाउंट मिलेगा और इसकी स्टैंड अलोन भी 16 लाख है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम 16 लाख रुपीज रेवेन्यू तब दिखाएंगे, भले पैसा मिले ना मिले, जब 1 मंथ के बाद हमने लाइसेंस ए ट्रांसफर कर देना है, तब 16 लाख रुपीज हम रेवेन्यू दिखा देंगे। मैं समझाऊंगा भी, सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बस। पॉइंट नंबर बी के कुछ जर्नल बता दूंगा मैं, बट पॉइंट नंबर ए में जरूरत भी नहीं है। तो 16 लाख रुपीज रेवेन्यू कब दिखाया जाएगा, 1 महीने के बाद। अब रिसीवल टू रेवेन्यू दिखाओ या बैंक टू रेवेन्यू दिखाओ, है ना, नहीं मिला पैसा तो रिसीवल टू रेवेन्यू 1 महीने के बाद 16 लाख दिखाओगे। लाइसेंस बी के लिए हमें पैसा नहीं मिलेगा, कैश फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। लाइसेंस बी के लिए हमें फ्यूचर सेल्स जो होगा कस्टमर का, उसका 3% रॉयल्टी मिलेगा, और जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं जो फ्यूचर में हमें रॉयल्टी मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 16, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख रुपीस हो।
और 20 लाख की स्टैंड अलोन प्राइस है, तो अच्छी बात है। 16 लाख स्टैंड अलोन ए का है और ए का फिक्स मिल जाएगा। 20 लाख स्टैंड अलोन बी का, और बी में हमें रॉयल्टी मिलेगा 3% और उसका प्रेजेंट वैल्यू लगभग इक्विवेलेंट टू 20 लाख। तो यहाँ पर अलग अलग है। तो लाइसेंस ए का फिक्स अमाउंट 16 लाख रेवेन्यू दिखाया जाएगा। लाइसेंस बी का जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू दिखाएंगे। तो क्या आप बोलो लाइसेंस ए में, गलत बोला क्या? नहीं नहीं, गलत बोला। लाइसेंस ए में तो 16 लाख रुपीस फिक्स अमाउंट रेवेन्यू हम दिखा देंगे 1 महीने के बाद। लाइसेंस बी में हम 20 लाख क्या रेवेन्यू दिखाएंगे जब पीओ सेटिस्फाई करेंगे? ना जी ना, नहीं दिखा सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं सर, पीओ तो सेटिस्फाई कर दिया। हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि यहां पर हम अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको ये भी सिखाया था, वेरिएबल कंसीडरेशन होता है जहां पर आपका अमाउंट डिटरमिनेबल नहीं होता है, रॉयल्टी बेस्ड पेमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्यूचर में हमारा सेल्स होगा वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे। यानी कस्टमर का जैसे जैसे सेल्स होगा उसका 3% हम रेवेन्यू दिखाएंगे। भले पैसा मिले ना मिले, लेकिन अगर कस्टमर ने मान लो सेल कर दिया है तो उसका 3% रेवेन्यू दिखाएंगे। तो वो फ्यूचर में जब जब वो सेल करेगा, जितना सेल करेगा उसका 3% हम रेवेन्यू दिखाएंगे इन केस ऑफ लाइसेंस बी। तो लाइसेंस बी में ये गलती मत करना, ये मत बोलना लाइसेंस बी में कि जैसे ही हमने सेल कर दिया, जैसे हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, हम रेवेन्यू नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो सेल करेगा वैसे वैसे उसका 3% हम रेवेन्यू दिखाएंगे, है ना। ये हमारा केस ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केस ए में अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि दोनों का आपका स्टैंड अलोन प्राइस जो है उसी हिसाब से हमें कंसीडरेशन मिल रहा है। लाइसेंस ए में फिक्स मिल रहा है 16 लाख स्टैंड अलोन के हिसाब से, और लाइसेंस बी में हमें रॉयल्टी मिल रहा है वो भी आपका 20 लाख के हिसाब से मिल, तो दोनों अलग अलग हम कर देंगे। तो लाइसेंस ए का रॉयल्टी से कोई काम नहीं है, लाइसेंस बी का रॉयल्टी से मतलब है। अब केस भी थोड़ा सा अलग है, यही इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही फंसते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। केस बी में क्या बोला पता है, कि जो प्राइस स्टेटेड किया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि लाइसेंस ए के लिए हमें फिक्स अमाउंट मिलेगा 6 लाख रुपीस, जबकि लाइसेंस ए का स्टैंड अलोन प्राइस है 16 लाख, और लेकिन लाइसेंस ए के लिए हमें फिक्स अमाउंट 6 लाख रुपीस मिलेगा, और लाइसेंस बी के लिए हमें 3% की जगह 5% रॉयल्टी मिलेगा, जिसकी आज की डेट में एस्टीमेट प्रेजेंट वैल्यू है 30 लाख रुपीस। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर जो हमें कंसीडरेशन मिल रहा है वो वाजिब मिल रहा है? लाइसेंस ए का स्टैंड अलोन 16 लाख है पर हमें फिक्स 6 लाख मिल रहा है। लाइसेंस बी का स्टैंड अलोन 20 लाख है, हमें यहाँ पर भी रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन 30 लाख हो रहा है क्योंकि 3% की जगह 5% मिलेगा। तो इस बार ही हम ऐसा नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर इस बार भी ऐसा कर दो ना कि जब लाइसेंस ए ट्रांसफर होगा तो 6 लाख का रेवेन्यू दिखा देंगे, और लाइसेंस बी जब ट्रांसफर होगा तो हम रेवेन्यू कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे लाइसेंस बी वाला कस्टमर जो है जैसे जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका 5% हम रेवेन्यू दिखा। हाँ जी ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस स्टेटेड है लाइसेंस ए और लाइसेंस बी की, ये स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि 6 लाख आपका जो है इसकी स्टैंड अलोन 16 लाख है, 30 लाख जो इसकी स्टैंड अलोन 20 लाख है, तो ये दोनों अलग अलग अब हम नहीं मान सकते। तो अब हम क्या माने? हम बोलेंगे जबकि यहाँ पर जो फिक्स जो कंसीडरेशन है वो आपका स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, हम मानेंगे कि 6 लाख दोनों का है और 30 लाख भी दोनों का है। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि आप 6 लाख जो है इसमें आप मानो ये ए का भी है और बी का भी है, जो 30 लाख है इसमें भी आप मानो ए का भी और बी का भी है। तो आपको क्या करना है, ये 6 लाख को आपको फिक्स जो कंसीडरेशन है ना इसे ए और बी में एलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंड अलोन प्राइस। तो रेशियो क्या है, ए का 16/36 है, बी का 20/36 है ना। 16 और 20 लाख है तो 16:20 का रेशियो होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख इंटू 16/36 कितना आ रहा है, 266,667। एक तो आपका आ रहा है 266,667 और दूसरा आ रहा है 6 लाख इंटू 20/36, 333333। तो हम बोलेंगे ए का ये होगा, बी का ये होगा। तो हमने फिक्स कंसीडरेशन को भी दोनों में बंटवारा कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला लाइसेंस ए जो है वो, अब केस बी में इन्होंने बोला लाइसेंस ए 3 महीने के बाद ट्रांसफर, 1 महीने के बाद लाइसेंस ए 3 महीने के बाद ट्रांसफर होगा। और आपका यहां पर केस बी में एक और बात बता दिया कि 4 लाख रुपीज जो है ना वो रॉयल्टी ड्यू है फर्स्ट मंथ का सेल का, यानी पहले महीने में कस्टमर ने 4 लाख का, जो कस्टमर ने जो सेल किया उसका रॉयल्टी हमें 4 लाख मिल रहा है, जो कि 5% अमाउंट है। ये सेल वैल्यू नहीं है, सेल का रॉयल्टी अमाउंट है ये। तो अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, हम इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हमने लाइसेंस भी तो ट्रांसफर कर ही दिए, तो इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम ये वाला रेवेन्यू दिखा देंगे बी का।
लेकिन ए का नहीं दिखाएंगे इन सबसे। तो 6 लाख का जो फिक्स कंसीडरेशन है उसमें से 33 का हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका तो पीओ सेटिस्फाई हो गया है, आपने लाइसेंस इशू कर दिया है। तो एंट्री क्या दिखाओगे आप? अगर पैसा मिल गया है तब तो आप बैंक टू रेवेन्यू दिखाओगे इतना, अगर पैसा नहीं मिला है तो रिसीवेबल टू रेवेन्यू दिखाओ। आप बोलोगे सर पैसा मिल गया इंसेप्शन में, है ना, पैसा मिल गया हमें, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट में तो पैसा 6 लाख आया, हम रेवेन्यू इतने का दिखाएंगे, बट ये रेवेन्यू नहीं दिखा सकते, ये हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी मानेंगे आज। तो आप बोलोगे सर ये रेवेन्यू कब दिखेगा? 266667, ये दिखेगा 3 महीने के बाद। जब 3 महीने के बाद आप लाइसेंस ए को ट्रांसफर करोगे ना, तो 3 महीने के बाद ये दिखेगा, ये आज नहीं दिखेगा, समझ लेना, क्योंकि ए का पीओ ट्रांसफर होगा 3 महीने के बाद। तो हम समझ गए, ये तो आज दिखेगा लाइसेंस बी का रेवेन्यू, ये 3 महीने के बाद दिखेगा। एग्रीड। अब फर्स्ट मंथ में जो 4 लाख मिल रहा है, ये 4 लाख भी तो दोनों का है, क्योंकि मैंने इस बार क्या बोला, फिक्स्ड भी ए बी दोनों का है और रॉयल्टी भी ए बी दोनों में एलोकेट होगा, क्योंकि यहां पर स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कंसीडरेशन। तो 4 लाख को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। 4 लाख इंटू 16/36 ए का होगा, 4 लाख इंटू 20/36 बी का होगा, ए और बी का स्टैंड अलोन के हिसाब से। आप बताइए 4 लाख इंटू 16/36 कितना आ रहा है? 1777778 आ रहा है, और उधर आएगा 4 लाख, 4 लाख इंटू 20/36 कितना आ रहा है? 222222 ये आ रहा है। तो फर्स्ट मंथ का ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप चाहो तो बताइए फर्स्ट मंथ में हम, ये ए का है, ये बी का है, फर्स्ट मंथ में जो 4 लाख रुपीस, मान लो मैं पैसा मिल गया बैंक में, 4 लाख आ गया हमारे पास रॉयल्टी का पैसा, क्या हम रेवेन्यू दिखा दें? बी का तो हम दिखा देंगे, क्योंकि बी तो हमने इंसेप्शन में ही इसका लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया, तो बी से रिलेटेड तो 2222 हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कब करेंगे? फर्स्ट मंथ में ही तो आपका हुआ। आप बोलोगे सर ये इंसेप्शन में नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही ये रियलाइज हुआ है, फर्स्ट मंथ में ही आपका सेल का ये रेवेन्यू हमारा, तो बी का तो हम दिखा देंगे, बट ए का ये कब दिखाएंगे पता है? ये आफ्टर 3 मंथ्स। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सेल्स तो हो गया है, बट आपने लाइसेंस ये तो अभी तक दिया ही नहीं है, लाइसेंस ये तो 3 महीने के बाद ट्रांसफर करोगे, और ये पहले महीने में हम नहीं दिखा सकते ये। तो आपको ये समझना है कि लाइसेंस ए का ये वाला 266667 ये फिक्स अमाउंट जो है ये भी 3 महीने के बाद दिखाओगे, और लाइसेंस ए का ये जो फर्स्ट मंथ में भी अगर कुछ मिल रहा है ये भी 3 महीने के बाद दिखाओगे। रीजन बीइंग लाइसेंस ए अभी तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, बट लाइसेंस बी में जीरोथ डे में इंसेप्शन में आप इतना रेवेन्यू दिखा दो, ये वो ट्रांसफर कर दिया, फिक्स अमाउंट का प्रोपोर्शनेट दिखा दिया, और 1 महीने के बाद जो रॉयल्टी अमाउंट आपका एलिजिबिलिटी है, पहला पैसा मिला या ना मिला, इतना रॉयल्टी आपका एलिजिबिलिटी है, इसका प्रोपोर्शनेट लाइसेंस बी का हम दिखा देंगे, क्योंकि लाइसेंस भी ट्रांसफर हो चुका है, बट लाइसेंस ये 3 महीने के बाद ट्रांसफर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मुझे, इससे बेहतर तरीके से और मैं नहीं समझा सकता अभी फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल टाइम का कंस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं जर्नल वगैरह कुछ नहीं मारा मैंने, और आईसी ने जर्नल दिया भी नहीं है। अब आप अगर इनका सोल्यूशन रीड करोगे, मैं वादा करता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुन लो, स्टार्टिंग से एंड 2 बार तो कम से कम सुनना ही पड़ेगा आपको, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो। पर मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ गया। बताओ, इतना मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट समझाया। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दो इलस्ट्रेशन 56 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज इलस्ट्रेशन 56 मुझे बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको बता दो। और नहीं हुआ जिसका, वो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा, मैं इस बात का वादा करता हूँ। तो बताओ अगर क्लियर हुआ, सर इलस्ट्रेशन 75 करवा सकते हो, आर जी इलस्ट्रेशन 75 है ना, आप जाओ, जो 6.5 घंटे वाला रिवीजन वीडियो, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा, मतलब टैग भी मिल जाएगा उसके अंदर, और वहाँ से आप है ना देख सकते हो, उसमें करवाया मैंने, अच्छा तो वहाँ से देख लीजिए, अच्छा रहेगा। इवन मैंने शायद 2-2.5 घंटे का भी एक रिवीजन सेशन लिया था, उसमें भी मैंने करवाया। अभी नहीं करवाऊँगा, अभी इस वीडियो को बेकार नहीं करूँगा, क्योंकि इसका थंबनेल जो टाइटल है वो 115 आरटीपी एमटीपी है, ये डाला, बाकी डाल के इस वीडियो को मैं कचरा नहीं करना, ठीक है, वहाँ से कर लीजिएगा। जो भी आप क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो भी आप क्वेश्चन बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो सारे 6.5 घंटे वाले वीडियो में कराए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी के यहाँ करवाई दिए, इलस्ट्रेशन वगैरह के क्वेश्चन जो है वो मैंने वहाँ ही आपका वहाँ करवा दिया मैंने, बस बात खत्म, है ना? तो हो जाएगा। और रही बात टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन, तो जो क्लास वाले बच्चे उनका सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, है ना, सॉफ्टवेयर से आप टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और फास्टर बैच में भी है नहीं है तो मैं देख लूंगा, होना चाहिए वहाँ पर। चलो, तो आई थिंक आज का सेशन मजेदार रहा एंड सभी को समझ में, कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे बता दो फटाफट से,
कोई भी एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया और समझ में आए तो ज़रूर से लाइक करके जाइएगा, ठीक है? बिना लाइक करे मत जाइएगा, अगर समझ में आए और नहीं आया समझ में तो डिसलाइक करके जाइएगा। सर मेरा पूरा एफआर आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, थैंक यू सो मच। रोहन जी थैंक यू, आरिस जी थैंक यू, आकृति जी मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच आकृति जी। तो आई थिंक ये पूरा आपका अच्छे से हो गया और कुछ अगर चाहिएगा तो मुझे बताएगा, मैं कोशिश करूँगा आगे फर्दर सेशन लेने का। बट अच्छा लगा मुझे आज का सेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीरज जी भी कह रहे हैं 100% क्लियर है, तो आई थिंक सबका क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। तो क्या इस सेशन को हम यहीं समाप्त करें? यहीं समाप्त करते हैं सेशन को, ठीक है? चलो तो मुझे भी बाहर जाना है अभी थोड़ा-सा, तो मैं अभी और वेट नहीं करूँगा एंड हम अब जल्द मैराथन में मिलेंगे। एसएफएम मैराथन में भी मिलेंगे, एफआर मैराथन के लिए तैयार रहना 26 को। 26 को हमारा बहुत अच्छा मैराथन होगा और वहाँ पर हम 70 मार्क्स के अराउंड हम कवरेज करेंगे वहाँ पर, है ना? अच्छे से मैराथन के लिए तैयार रहना। एफआर मैराथन और एसएफएम दोनों अच्छा करेंगे। एसएफएम मैराथन भी अच्छा होगा, एफआर मैराथन भी 26 वाला अच्छा होगा। तो और एक और बात बता देता हूँ, एफआर के लिए आप एटलीस्ट आप क्या करिएगा, आप है ना समय दीजिएगा कम से कम 6 दिन का। आप बोलोगे सर नहीं इतना समय नहीं दे सकते, 5 दिन देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 6 दिन का समय दोगे तो कल को अगर टाइम लैकिंग हुआ तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। आप एक काम कर सकते हो, वो 6 दिन में आप 1-2 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ लेना। 26 से स्टार्ट कर दो एफआर, 25 या 26 से एफआर स्टार्ट कर दो और जो आपका पढ़ने का था ऐसे 25 या 26 को जो आप पढ़ते, वो आप स्प्लिट कर दो कि आप हर रोज 2-2 घंटा पढ़ोगे 26, 27 को, ऐसा कर लो। लेकिन आप थोड़ा-सा एडवांस में एफआर के लिए टाइम रखो क्योंकि मैंने देखा है, बच्चे लास्ट के 4 दिन या 5 दिन छोड़ते और लास्ट में वो सम अप नहीं कर पाते, लास्ट में उनका बिखर जाता है। एफआर क्योंकि बहुत वास्ट है और वो लास्ट में कैपिटलाइज नहीं कर पाते और पूरा खत्म नहीं कर पाते। फिर वो बोलते यार काश में एक दिन पहले स्टार्ट करता। कितने सारे बच्चों ने पहले मुझे बोला है सर काश में एक दिन पहले एफआर उठाता तो कितना अच्छा रहता। तो इससे मैंने सीखा है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 5 दिन अगर आप समय ले रहे हो तो बाद में आप ऐसा बोल सकते हो काश में एक दिन पहले एफआर उठा लेता। तो बेहतर है एक दिन एक्स्ट्रा एडवांस में लेके चलो कि कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ और अगर खत्म हो जाता है एडवांस में तो अच्छी बात है। आप बाद में एक दिन दे देना एसएफएम वगैरह को तो अच्छा रहेगा। सोचो 24 या 25 को आप एसएफएम करोगे या 26 को एसएफएम करोगे, बाद में 29 वगैरह में दे देना अगर आपको लगता है पोजीशन अच्छी है, या हर दिन 2-2 घंटे दे देना, वो कर लीजिएगा। बट एटलीस्ट आप 6 दिन का समय रखो क्योंकि एफआर में बहुत इंडेक्स है। तो कम से कम 6 दिन का समय आप रखिएगा इन केस ऑफ एफआर। और इसीलिए मैं 26 को स्टार्ट कर रहा हूँ मैराथन। 26 को हम मैराथन लेंगे ताकि मैराथन अटेंड करने के बाद उसके बाद आपके पास 5 दिन का समय रहेगा, 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन का समय रहेगा आपके पास। चलो, ठीक है? तो आई थिंक अब हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन।